Hello everyone, welcome to Prakash Nursing Academy. So today we will discuss about drug acting on gastrointestinal system. ये फार्माकोलॉजी वॉल्यूम 1 का यूनिट 3 है जिससे आज हम लोग 1 शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। हम लोग देखेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा उसे मैं लास्ट में डिस्कस करूँगी। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ऐसा यूनिट है जिसमें पहली बार आप ड्रग के बारे में देखोगे कैसे इसे लिखना होता है। सबसे पहले इमेसिस वर्ड को देखते हैं। इमेसिस मीन होता है वॉमिटिंग और इसी वर्ड से इमेटिक और एंटी इमेटिक आया है। अब इमेसिस का डेफिनेशन क्या है, तो इमेसिस एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है जब एक तब इंड्यूस होगा जब इरिटेशन हो पेरिफेरल स्टिमुलाई, जैसे कि स्टमक में आपने कुछ इरिटेटिव सब्सटेंस लिया हो एंड तब इसके बाद वॉमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होता है, तब ये वॉमिटिंग देखने को मिलता है। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है वॉमिटिंग का, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, ऐसे हम लोग पहले डिस्कस किए हैं कि स्टमक से अगर इरिटेशन हो तो वही एनटीएस स्टिमुलेशन होगा, फिर वॉमिटिंग सेंटर को मिलेगा जिससे वॉमिटिंग होगी, या फिर सिटीजर सेंटर को कोई ड्रग ये सब स्टिमुलेट करे तो फिर वॉमिटिंग सेंटर को ये इरिटेट करेगा और वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। सो ये नॉर्मली हमारे लिए प्रोटेक्टिव होता है, बट समटाइम कैसे हमें कभी वॉमिटिंग करवाना हो जैसे पॉइजनस सब्सटेंस लेने के बाद या फिर रोकना हो तो उसी लिए हम लोग कुछ ड्रग देते हैं और इसी को हमें डिस्कस करना है। लाइक इमेटिक देखे तो इमेटिक आखिर है क्या, तो ऐसे ड्रग या सब्सटेंस जो वॉमिटिंग कॉज करा उसे इमेटिक बोलते हैं। इसके बाद हमें क्लासिफिकेशन देखना होगा, ऐसे इसका नोट्स आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा। चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एमेटिक्स। अब शुरू हो चुका है। नॉर्मली एमेटिक के अंदर देखेंगे कितने ड्रग होते हैं, ड्रग की सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। अब इसके अंदर भी है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि मतलब वो काम कैसे कर रहा है। तो जो एक जैसे काम करते हैं, लाइक हम लोग देखें कि या तो सेंट्रली सिटीजन एक्टिवेट हुआ, बीसी के पास मैसेज भेजा जिसकी वजह से वॉमिटिंग देखने को मिल रहा है, या फिर स्टमक एरिया इरिटेट हुआ जो कि ये एनटीएस को बताया, मैसेज भेजा और तब जाके ये वीसी को है जिसकी वजह से वॉमिटिंग देखने को मिल रही है। तो हमें जब भी वॉमिटिंग करवाना हो तो इन्हीं दोनों को स्टिमुलेट करेंगे जिसकी वजह से वॉमिटिंग देखने को मिलेगा। तो यही है कि कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो सेंट्रली एक्टिंग होते हैं, जो कीमोरिसेप्टर जोन को एक्टिवेट करेंगे, लाइक एपोमॉर्फिन और मॉर्फिन। कुछ ऐसे ड्रग है जो पेरिफेरल एक्शन लाइक स्टमक को ये इरिटेट करेंगी, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, ये घरेलू देखने को मिलता है, सोडियम क्लोराइड। ये इन ड्रग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट है कुछ ऐसे मतलब ड्रग होते हैं जो कि सेंट्रली भी एक्ट करेंगे और पेरीफेरली भी एक्ट करेंगे, स्टमक को भी इरिटेट करेंगे और सिटी जाकर भी। तो इसका एग्जाम्पल है इपिकैनक्विएना। अब हमें एक एक ड्रग के बारे में देखना होगा, और ड्रग देखने से पहले हम लोग फिर से सिलेबस देखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखोगे अगर आप, तो हमें दिया है इमेटिक और एंटीमेटिक, इसके बाद यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया हुआ है। इस सारे ड्रग देखने के बाद हमें देखना है कि कॉम्पोजिशन क्या होता है ड्रग्स का, एक्शन, डोजेज, रूट क्या है, इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब होता है कि ड्रग को यूज कहाँ करेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कहाँ पे नहीं देंगे, एडवर्स इफेक्ट। ऐसे तो यूनिट 1 से ये बहुत रिलेटेबल है, तो आप नहीं देखे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, प्लीज़ देख लीजिएगा अपने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। वहीं से हमें एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिसिटी समझ में आ गया था। और इसके बाद हमें ड्रग का रोल देखना है कि मतलब जब हम लोग दे रहे हैं तो हमारा क्या रोल है, क्योंकि प्रिस्क्राइब तो डॉक्टर कर देते हैं ना, तो हम लोग का क्या काम होता है। वो चीज़ें हमें हर एक ड्रग का देखना है। बट कुछ चीज़ें लाइक अगर आप एक एक ड्रग का, जैसे कि हम लोग देखें, अगर हम लोग ये सेंट्रली जो एक्टिंग ड्रग है जिसमें कि हमें एपोमॉर्फिन मिला, तो पढ़ने के लिए हम सभी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। लाइक अब एपोमॉर्फिन जो बना है इसका भी तो कुछ ना कुछ कॉम्पोजिशन होगा, या फिर इसका रूट डोज सब चीज़ देख सकते हैं, लेकिन सबका हम लोग नहीं देखेंगे। जो इम्पॉर्टेंट रहेगा उसी का, जैसे कि कॉम्पोजिशन हमारे लिए ओआरएस का बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे ड्रग का हम लोग कॉम्पोजिशन देखने की, या फिर मैं कोशिश करूँगी कि थ्योरी के थ्रू ही ये सब आपका क्लियर हो। लेकिन आप ये सोच के मत घबरा जाइएगा कि हर एक ड्रग का सारा चीज़ हमें पढ़ना ही है, बिकॉज क्वेश्चन ऐसे भी नहीं आते कि कॉम्पोजिशन बताओ। कई बार तो सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा कि इमेटिक और एंटीमेटिक दे दिया जाएगा, और वो भी 5 मार्क्स में। अब इतना आप लिखने चलोगे तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा, और नहीं लिखोगे आप इसके बारे में। मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, वो ये रूट डोज, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। चलिए देखते हैं कहाँ पे क्या रखना है। वैसे जहाँ भी ये फार्माकोलॉजी थोड़ा हार्ड है, जैसे कि जो सब्जेक्ट, जैसे कि इन्फेक्शन कंट्रोल हमारे लिए इजी था, तो मैं जब भी पढ़ाई हूँ तो आपको यही बताई थी कि इसे 1-2 बार देखते हो क्लियर हो जाएगा। बट फार्माकोलॉजी थोड़ा हार्ड है। वैसे आपको जहाँ भी प्रॉब्लम होगा, अब मैं शुरू से लास्ट तक आपकी
आपके सिलेबस के साथ रहूँगी। आप एग्ज़ाम के टाइम पे भी हमें मैसेज कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए ईजी बनाऊँ। बट चाहे मैं कितना भी अपने तरफ से एफ़र्ट लगाऊँ, बट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको मेहनत करना होगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आए आप दोबारा देखिएगा। इसे याद रिवीजन एक मतलब इसे अच्छा से रिवीजन करना होगा, क्योंकि आपको भी एफर्ट कोई कई चीज़ें जैसे एपोमॉर्फिन, इसमें मैं क्या समझाऊंगी, आपको याद रखना होगा कि एपोमॉर्फिन जो है सेंट्रली एक्टिंग ड्रग जो कि इमेटिक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें शुरू से ही आज से ही बहुत लोग एग्जाम थर्ड सेम का देकर आए होंगे, सो आप स्टार्ट कर दीजिएगा और इसे रिवीजन भी करते रहिएगा, क्योंकि नहीं समझ में आएगी बाद में। सो चलिए देखते हैं एपोमॉर्फिन क्या है। सिंथेटिक डेरिवेटिव है मॉर्फिन का। तो मॉर्फिन में जो कंपोजिशन रहेगा मतलब ये इसके अंदर मॉर्फिन का में ही कुछ मिलाने की वजह से सिंथेटिक डेरिवेटिव है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या होता है कि जो डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट है ये, इसीलिए हम लोग रिसेप्टर देखे थे। जब रिसेप्टर देखे थे तो वहाँ पे देखे थे कि बेसिकली 4 टाइप का था, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल, ये सब करके। तो हमें यहाँ पे देखना है कि एगोनिस्ट मीन्स कि अगर इस रिसेप्टर पे आके ये एपोमॉर्फिन बाइंड होगा, जिसकी वजह से स्टिमुलेट होगा, और इसके बाद ये वीसी के पास मैसेज आएगा और वॉमिटिंग कॉज हो जाएगी। और हमें इमेटिक में करना क्या है, उसी को तो स्टिमुलेट मतलब पोक करवा के और इंड्यूस मतलब ये वॉमिटिंग इंड्यूस करवाना है। सो ये डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट है। रूट इसका क्या होता है, इंट्रामस्कुलर या फिर सबक्यूटेनियस दे सकते हैं। डोज इसका क्या होगा 6 mg। एक्शन स्टार्ट कब कर देता है, तो ये 5 मिनट देने के बाद ये 5 मिनट के अंदर ही एक्शन दिखाने लगेगा, मीन्स की वॉमिटिंग आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि एपोमॉर्फिन ये मॉर्फिन का ही सिंथेटिक है, तो सिर्फ हम यहाँ एपोमॉर्फिन ही देखेंगे। और एक एक ड्रग को लिखना भी ज़रूरी नहीं होता है, एग्जाम्पल ही याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो क्या जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं पूरा कोशिश करूँगी। सेकेंड हम लोग देख लेते हैं पेरीफेरल एक्शन में मस्टर्ड ऑयल और सोडियम क्लोराइड। मस्टर्ड ऑयल वोलेटाइल ऑयल है, इरिटेट बहुत ही गंदे तरह से करता है। कॉमनली यूज हाउस होल्ड इमेटिक बिकॉज दे इजिली अवेलेबल, घर में ये इजिली अवेलेबल होता है। एक्ट रिफ्लेक्सली बाय इरिटेटिंग द स्टमक, मतलब ये काम कैसे करता है, तो स्टमक को इरिटेट करेगा, इसके बाद वही एंटी जो भी न्यूक्लियस ट्रैक्टोसाइटोरिस और ये वॉमिटिंग। अब हमारे लिए ये चार्ट मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ, इसीलिए हमें नॉर्मल अगर हम लोग को फिजियोलॉजी पता होती है तो चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आ जाती है। सो इस तरह से वॉमिटिंग करवाता है। डोज कितना देना होता है, तो 1 टेबल स्पून इन वाटर में, जिसकी वजह से वॉमिटिंग आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मस्टर्ड ऑयल के बाद जो पेरिफेरल एक्शन करेगा वो सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या करता है, हमें पता है सोडियम क्लोराइड में कंपोजिशन इस तरह से NaCl। तो ये जो Na है वो इसका क्या नेचर है कि ये जहाँ जाएगा बोलेगा पानी को कि पानी मेरे साथ साथ में आओ। सो ये विड्रॉल फ्लूइड फ्रॉम सेल लाइनिंग ऑफ द स्टमक। ये सोडियम को आप देते हो तो ये वाटर को बाहर लाएगा स्टमक की सेल से। सो जिसकी वजह से इरिटेशन वहाँ पे होगी, और इरिटेशन होगा तो वही एंटी को स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से वॉमिटिंग देखने को मिलेगा। 4 हम लोग देख लेते हैं इपिकैक्विन है, जो कि पेरिफेरल और सेंट्रल दोनों काम कर रहा था। तो ये पार्ट ऑफ ड्राई रूट सिफेलिस इपिकैक्विन से आया है। ये इमेटाइन मतलब कि वॉमिटिंग इसका ऐसा नेचर ही होता है, मतलब पेड़ पौधों से और नेचर है कि इससे आप अगर खाते हो तो ये वॉमिटिंग करवाएगा। और ये दोनों को जाके सिटीजेड पे भी काम करेगा और पेरिफेरल भी काम करेगा। सो एक बार इरिटेटिंग गैस्ट्रिक म्यूकोसा एज वेल एज थ्रू सिटीजेड। ये सिरप के फॉर्म में होता है। डोज एडल्ट में हम लोग 10 से 30 ml देते हैं, और चिल्ड्रेन में 10 से 50 ml, और इन्फेंट में 5 ml देते हैं। एक्शन स्टार्ट ये कर देगा 15 मिनट के अंदर। बेसिकली ओरल देंगे, अब सिरप है तो इसमें आप रूट भी आप लिख सकते हो, ये ओरली हम लोग देते हैं। सो ये नॉर्मल हम लोग ड्रग के बारे में देखे। अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे हमारे सिलेबस में था इंडिकेशन हमें इमेटिक्स का देखना था, तो कब आपके मन बहुत लोगों के मन में आया हो कि फिर भी ये तो हम लोग देखे हैं कि वॉमिटिंग होता है मॉर्निंग, जैसे कि मोशन सिकनेस कई लोगों को मतलब आप लोग ट्रैवल नहीं कर पाते हो कि हमें वॉमिटिंग देखने को मिलती है, तो वहाँ पे हमें वॉमिटिंग रोकना होता है। लेकिन वॉमिटिंग को इंड्यूस कब करवाना होगा, तो ऐसी कंडीशन होती है जैसे कि पॉइजनिंग, किसी ने पॉइजन ये मतलब कंज्यूम कर लिया, तो उस टाइम पे बाहर उसे निकालना है, नहीं तो बॉडी में वो जितना देर रहेगा एब्जॉर्ब हो गया तो फिर वही मतलब राम नाम सत्य हो जाएगा। सो ये उस टाइम पे पॉइजन
अगर हमें ट्रीट करना हो तो वॉमिटिंग करवाने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे हम लोग इमेटिक्स यूज़ करते हैं। या फिर हमें किसी भी रीज़न की वजह से अगर वॉमिटिंग इंड्यूस करवाना हो तो हम लोग इमेटिक यूज़ करेंगे। साथ ही साथ अगर कोई ड्रग का ओवर टेज हो जाए, बेसिकली जो ओरली लेने वाला, तो भी हम लोग अगर वॉमिटिंग करवाएंगे तो वो बॉडी से बाहर आ जाएगा, तो उसकी वजह से जो टॉक्सिसिटी है उसकी नहीं देखने को मिलेगी। तो ये सारा नॉर्मल इंडिकेशन आप 2-3 पॉइंट लिख सकते हो। कब हम लोग इमेटिक नहीं देंगे, कब हमारे लिए मतलब ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये होता है, तो हार्नियाक कंडीशन में। हार्नियाक कंडीशन में हमें पता है कि प्रोट्रूशन देखने को मिलता है, और भी आप प्रेशर लगाओगे, क्योंकि और अगर आप अच्छे से डीप फिजियोलॉजी जानना चाहोगे तो जब विशी स्टिमुलेट होता है इसके बाद डायफ्राम जो है वो इनवर्ड आ जाता है, मतलब प्रेशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाती है, और प्रेशर होने की वजह से चीज़ें जो है वो बाहर आती है। तो ऐसे ही यहाँ पे कंडीशन वर्ष, और अगर आप और भी प्रेशर लगाओगे तो इस कंडीशन में ये और भी कंडीशन ख़राब होगा। तो इस कंडीशन में हमें कभी भी इमेटिक नहीं देना होता है। केरोसिन पॉइजनिंग में भी नहीं देना होता है, क्योंकि केरोसिन पॉइजनिंग अगर हुई है और उस टाइम पे अगर आप इमेटिक दोगे तो एस्पिरेट होने का चांस होता है, जिसकी वजह से निमोनिया देखने को मिलेगा। अब जिनको ये सब में भी प्रॉब्लम है, थर्ड से मैं पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ, अलग प्लेलिस्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, आप देख सकते हो। साथ ही साथ क्योंकि आप जीआई पढ़ रहे हो, तो अगर आप एक एक जो नॉर्मल इसका डिजीज कंडीशन अगर वो जानते हो तो आपके लिए और भी ये ईजी हो जाएगा। इसीलिए मैं नॉर्मल एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पढ़ाने के बाद ही ये पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन आएगा जब सीएनएस स्टिमुलेट ड्रग की वजह से अगर पॉइजनिंग हुई हो, तो ऐसे ही वो सीएनएस को एक्टिवेट करेगा, और नॉर्मली इमेटिक के थ्रू भी हम लोग सीएनएस पे ही काम करवा रहे हैं, तो ये कन्वर्जन प्रेसिपिटेट करके और ज़्यादा करवा देगा। मॉर्फिन पॉइजन में ये इमेटिक जो है वो ज़्यादा वर्क अच्छे से प्रॉपरली नहीं करता है, तो यहाँ पे भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। कोरोसिव पॉइजनिंग लाइक ज़्यादा एसिड या फिर ज़्यादा वेस्ट की वजह से अगर पॉइजन हुआ है, एनओएच की वजह से ज़्यादा अगर हो गई है, तो वहाँ पे भी हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि इसके वजह से फिर ये जीआई परफोरेशन देखने को मिलेगा। अनकॉन्शियस पेशेंट में नहीं देंगे, क्योंकि उन लोगों में उनका खुद तो पता नहीं, ओरिएंटेड है नहीं, तो एस्पिरेट होने की ज़्यादा चांसेस होती है। पीडियाट्रिक पेशेंट में नहीं देना, इंक्रीज चांस ऑफ एस्पिरेशन, ऐसे भी नॉर्मली बाद में मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि हर एक ड्रग नहीं पॉसिबल नहीं हो पाता और बहुत डिसअपॉइंटमेंट आपको लेगा। बट डोंट वरी, शुरू से लास्ट तक मैं आप मतलब जितना मुझसे हो पाएगा ईजी करवाने की कोशिश करूँगी। सो वहाँ पे आप कॉन्ट्राइंडिकेशन में नॉर्मली जो बच्चे पीडियाट्रिक में आप लिख सकते हो, प्रेगनेंसी में लिख सकते हो, ये सब नॉर्मल आता है। कुछ कुछ नॉर्मली चीज़ें ही यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के टाइम पे हमें काम आती है, क्योंकि आप नहीं इतना याद रख सकते हो। हाँ, बशर्ते जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम लोग थ्योरी से ही समझेंगे, जिसकी वजह से अगर आप अच्छे से लिखते हो तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। साइड इफ़ेक्ट क्या होगा? अब देखिए, आपके सिलेबस में साइड इफ़ेक्ट अलग दिया हुआ है और एडवर्स इफ़ेक्ट अलग दिया हुआ है। एग्ज़ाम में तो मैंने कभी नहीं देखा कि आपसे किसी ड्रग का साइड इफ़ेक्ट या फिर एडवर्स इफ़ेक्ट करके क्वेश्चन आया है, बट मैं आपको बता देती हूँ। यूनिट 1 में भी हम लोग देखे थे। साइड इफ़ेक्ट का मतलब होता है कि कहीं न कहीं डिजायर मतलब है, तो ये प्रिडिक्टेबल रहता है कि हमें पता है, और उतना भी हार्मफुल नहीं रहेगा। वही एडवर्स इफ़ेक्ट में लॉन्ग टर्म में जाके देखना, और बहुत ही मतलब अनप्रेडिक्टेबल, बहुत ही हार्मफुल, तो वो एडवर्स इफ़ेक्ट होता है। सो आप साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट कई बुक में देखोगे तो एक ही साथ दिया हुआ है, सो आप लिख सकते हो, बट मैं कई ड्रग के साथ आपको अलग अलग बताऊँगी, सो आप घबराइए मत। यहाँ पे हम लोग सिर्फ साइड इफ़ेक्ट ही देखते हैं। तो अनसेफ व्हेन यूज अ लॉन्ग टर्म लार्ज अमाउंट इंक्लूडिंग, अगर आप बहुत लंबे समय से यूज़ करते हो तो फिर देखने को मिलेगा इसका साइड इफेक्ट, लाइक अ प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। अब देखिए, साइड इफेक्ट में आप नॉर्मल ये भी लिख सकते हो कि जैसे कि हम लोग अगर वॉमिटिंग इंड्यूस करवाने वाले ड्रग देंगे, ज़्यादा अगर आप देते हो तो ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगेगी। एंटीमेटिक जब हम लोग देंगे वॉमिटिंग रोकने वाला, तो उसके बहुत सारे ड्रग में आपको नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगाओगे और वहाँ से क्लियर हो जाएगी। सो यहाँ पे प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग देखना, एरिथमिया की कंडीशन भी ये क्यूटी प्रोलॉन्गेशन ये सब देखने को मिलता है। सो ये है स्टमक इरिटेशन, इसमें क्योंकि इरिटेट अल्टीमेटली उसको किया जा रहा है, सो ये देखने को मिलता है। सीएनएस डिप्रेशन, फीलिंग स्लीपी, ब्लड विजन एंड स्लर्ड स्पीच, इसमें देखने को आपको मिलेगा। साथ ही साथ ये मैलरी विश टीयर, इसका मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है साइड इफेक्ट। ये अगर आपने लिखा तो ये मतलब अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। टीयरिंग ऑफ टिश्यू द लोअर इसोफेगस मोस्ट ऑफन कॉज बाय वायलेंट कफिंग और वॉमिटिंग, इसमें आप करवा क्या रहे हो, वायलेंट एकदम फोर्सफुली यहाँ पे प्रेशर लगाया जा रहा है, तो जिसकी वजह से ये टीयरिंग हो सकता है, जिसका टर्म है मैलरी विश टीयर। सो ये कभी कभी कॉम्पिटेटिव में पूछता है, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा।
इसके बाद हमारे सिलेबस में हर एक ड्रग का हमें ड्रग इंट्रैक्शन देखना है। सो ये क्या होता है, ड्रग इंट्रैक्शन में बेसिकली आप देखते हो यूनिट 1 में इसके बारे में हमें अच्छे से सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें देखना है, तो हम लोग देख के भी आए हैं कि ऐसी चीज़ें कि मतलब आप ड्रग इंट्रैक्शन में क्या होता है कि दो ड्रग या फिर कोई अदर सब्सटेंस को एक साथ आने पे या तो वो एक्शन को कम कर देगा या फिर कभी कभी ज़्यादा भी कर सकता है। सो इसमें हम लोग ड्रग इंट्रैक्शन अगर एक्टिवेटेड चारकोल, क्योंकि आगे आप पढ़ोगे कि ये यूनिवर्सल है, सो इसके साथ अगर देते हो तो होगा क्या कि इमेटिक और ये एक्टिवेटेड चारकोल दोनों मिलने के बाद नॉर्मली जो इफेक्टिव होना चाहिए था इमेटिक उससे कम हो जाता है। सो ये अगर दोनों आया सो जो एक्शन होना चाहिए वो डिक्रीज करवा देता है, या फिर अल्कोहल, सीएनएस डिप्रेसेंट ये सब के साथ अगर आपने इमेटिक का यूज किया तो जो नॉर्मल आपको देखने को मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, इमेटिक का जो इफेक्ट है वो डिक्रीज हो जाता है। इसके बाद हमें देखना है रोल ऑफ नर्स। रोल ऑफ नर्स भी लास्ट तक आपको टिप ऑफ टंग हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करती हूँ और लास्ट टाइम में सारी चीज़ें एक जगह मिले इसलिए लिख रही हूँ और मैं लास्ट तक बताने की कोशिश करूँगी। अब आपका क्या, कभी कभी ना किसी किसी ड्रग के लिए हमारा रोल स्पेसिफिक पूछा जाता है, सो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पे। सो क्या करना है, असेस द कॉन्शियस लेवल्स ऑफ ड्रग बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ ड्रग। जैसे कि हम लोग देखे थे कि अनकॉन्शियस पेशेंट में हमें ये इसे नहीं यूज़ करना है क्योंकि एस्पिरेट हो सकता है पेशेंट, तो पहले ही आप चेक कॉन्शियसनेस को करोगे, ये आपका रोल है। ऑब्टेन हिस्ट्री टू फाइंड आउट कॉज पॉइजनिंग इंजेस्टेड सबस्टांस, आपको देखना है, पहले ही हिस्ट्री लेना है कि क्यों आखिर वॉमिटिंग हुई, कौन सा पॉइजन इन्होंने लिया है। नेक्स्ट आता है गैस्ट्रिक लवेज इज नेसेसरी, सेकेंड डोज डजंट, देख लीजिएगा आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे डजंट है, प्रोड्यूस वॉमिटिंग। इसमें क्या होता है कि मतलब नॉर्मल पेशेंट आया और आपने 1 से 2 बार उनको ड्रग दिया तो कई पेशेंट में वॉमिटिंग इंड्यूस नहीं होती है, उस टाइम पे गैस्ट्रिक लवाज इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिनको नहीं पता गैस्ट्रिक लवाज, आप नर्सिंग फाउंडेशन में क्या पढ़े हो मुझे मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मैं खुद पढ़ा के आई हूँ। ये लवाज का मतलब होता है लेना, मीन्स कि हम लोग चीज़ों को स्टमक से बाहर निकालने की प्रोसेस जो है वो गैस्ट्रिक लवाज हो जाता है और ये नर्स परफॉर्म करती है। सो जब आप पाइप डाल के निकालोगे, एस्पिरेट करोगे, लवाजिंग की ये प्रोसीजर करोगे तो वो चीज़ें जो है वो बाहर आएगी। और ऐसे में पॉइजनिंग के केसेस जब भी आते हैं तो गैस्ट्रिक लवाज वहाँ पे प्रोसीजर इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आप ही को करना है। सो ये रोल ऑफ नर्स, जब भी पॉइजनिंग पेशेंट आती है तो आपको पता होना चाहिए। मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ कलर एंड अमाउंट ऑफ वॉमिट, टेक सैंपल फॉर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि कई बार तो ये लॉ ये सबसे भी रिलेटेड हो जाता है, तो भेजना है, देखना है कि किस टाइप का जो है वो पॉइजनिंग हुई है जिससे कि अच्छे ट्रीटमेंट उसको मिल पाए। ध्यान रखिएगा गैस्ट्रिक लवाज में नेसेसरी तब होता है जब आप सेकंड टाइम भी दियो और वॉमिट हो ही नहीं रही है। सो ये सब नॉर्मल बातें थी। इमेटिक अब पूछो, अब हमसे ये पूछोगे कि पूछता है कि नहीं पूछता है, तो मैं खुद दिखा सकती हूँ। 5 मार्क्स में इमेटिक और एंटीमेटिक पूछ देता है। सो कितना लिखना है वीडियो के लास्ट तक बन रही है, वो सब भी मैं आपको गाइड करूँगी। इमेटिक के बाद हमें देखना है एंटीमेटिक्स। सो एंटीमेटिक्स में हमें क्या करना होगा, वैसे ड्रग जो कंट्रोल करे इमेसिस, मीन्स कि वॉमिटिंग को जो कंट्रोल करे, प्रिवेंट करे, रोक दे, उसे हम लोग एंटीमेटिक बोलते हैं। तो अब भी हमारे पास एक फिजियोलॉजी काम आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सारे रिसेप्टर पे जाके ऐसे ड्रग को बाइंड करवाएंगे जिसकी वजह से इनहिबिट हो जाए। तो ये अगर आप समझो तो क्लासिफिकेशन भी हमारे लिए इजी हो जाएगा। सो इसके कुछ क्लासिफिकेशन होते हैं। सबसे पहले होता है एंटीकोलिनर्जिक, जो कि जिसके अंदर हायोसिन एंड डाइसाइक्लोमिन आता है, देखेंगे कि करके। H1 एंटीहिस्टामिनिक, ये जो H1 रिसेप्टर आपको देखने को मिल रहा है इसके अगेंस्ट अगर दे देंगे तो वॉमिटिंग रुक जाएगी, क्योंकि अगर यही इनहिबिट हो गया तो वॉमिटिंग नहीं होगी। सो इसके अंदर प्रोमेथाजिन, डाइफे हाइड्रोमाइन, डॉक्सिलामाइन, ये सब आता है। न्यूरोलेप्टिक, जो कि D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा जिसके वजह से वॉमिटिंग ये देखने को मिलेगी। न्यूरोलेप्टिक इंपॉर्टेंट ड्रग है और साइको में भी इसके बारे में हम लोग देखेंगे और ये एग्जाम में भी पूछता है। सो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो क्लोप्रामाजाइन, हैलोपेरिडोल और ये इसका नाम तो सबको जानते होंगे। सो देखेंगे आगे चल के। इसके बाद है ट्राइफ्लोरोमाजिन। इसके बाद प्रोकाइनेटिक 4 क्लासिफिकेशन आता है जिसके अंदर इतने सारे ड्रग, डोमपेरिडोन बहुत लोगों को पता होगा। 5S
ST3 एंटागोनिस्ट जिसके अंदर ऑन्डेंसेट्रोन, 2 ही ड्रग तो हमें याद रहता है, ऑन्डेंसेट्रोन और टोम्पेरिडोन। और भी ड्रग है, एक एक करके हम लोग देखेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे NK1 रिसेप्टर एगोनिस्ट जो कि इसको जाके एंटागोनिस्ट इसको जाके रोक देगा, जिसके अंदर आता है एप्रीपिटेंट एंड फोसाप्रेपिटेंट। सबके बारे में हमें देखना होगा, सब तो पॉसिबल नहीं है इतने सारे ड्रग के बारे में, लेकिन जो हमारे एग्जाम में जैसे लिखना होगा उसके लिए कुछ ड्रग मैं बताऊंगी। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगर आप, क्योंकि एंटीमेटिक पूछता है, तो आप चार्ट में, जैसे आप पैथोफिजियोलॉजी में आपको बताऊंगी उसी तरह से चार्ट में लिखते हो तो फ्लो चार्ट में अगर लिखते हो तो अच्छा मार्क्स हमें मिलता है। ब्लॉक ये करता क्या है एंटीमेटिक, तो ये ब्लॉक करता है रिसेप्टर को, लाइक जो MS2D2 ये सारे जो रिसेप्टर है इसको अगर ये बाइंड, ये रोक देगा, इनहिबिट कर देगा, ब्लॉक कर देगा, तो वॉमिटिंग सेंटर के पास जाएगी ही नहीं मैसेज। इनहिबिट कीमोरिसेप्टर जोन एक्टिविटी, अगर ये रिसेप्टर को आपने बंद कर दिया, मतलब ब्लॉक कर दिया, तो ये सिटीजेट मैसेज आगे नहीं पहुंचा पाएगी। रिड्यूस ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस वॉमिटिंग सेंटर के पास नहीं जाएगा, जिसके वजह से सप्रेस हो जाएगा वॉमिटिंग रिफ्लेक्स, और जब सप्रेस हो जाएगा तो नौजिया और वॉमिटिंग से राहत मिलेगी। अब यही काम नहीं करेगा तो आप कैसे आएगा, वॉमिटिंग कैसे देखने को मिलेगी। सो नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किसी को नहीं प्रॉब्लम होगा क्योंकि हम लोग फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से देख लिए हैं। अब इसके अंदर जो ड्रग हैं उसी के बारे में, क्योंकि इंडिविजुअल ड्रग का सारा चीज़ होता है तो हमें देखना होगा। सबसे पहला क्लासिफिकेशन एंटीकोलिनर्जिक का देखते हैं। तो ये क्या काम करता है, एक्शन इज एक्सर्टेड बाय ब्लॉकिंग कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम वेस्टिबुलर अपरेटस द वॉमिटिंग सेंटर। ये बेसिकली यहाँ पे काम करेगा। जो आपने मोशन सिकनेस आगे मैं बताऊंगी, ये ईयर वाला जो वेस्टिबुलर अपरेटस है उसको जाके ब्लॉक करेगा और यहाँ की वॉमिटिंग नहीं होने, मतलब होने से रुकेगी। नेक्स्ट आता है हायोसिन और डाइसाइक्लोमाइन, मोस्ट कॉमनली यूज एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है जीआई सिस्टम में। ड्रग ये दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, इसका इंडिकेशन कब यूज़ करते हैं। तो मैं पहले ही आपको बताई थी कि ईयर वाला जो मोशन, ये साउंड के वजह से वाइब्रेशन होती है और फिर सेरेबेलम में मैसेज आता है जिसकी वजह से वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करेगा। सो ये जाके इसी को यहाँ पे ही वाइब्रेशन को रोक रहा है। तो मोशन सिकनेस में अब तो आपके लिए ईजी हो जाएगा ना कि इसे कहाँ हम लोग यूज़ करेंगे। तो मोशन सिकनेस में ये इफेक्टिव होता है। डोज इसका 0.2 से 4.0 mg ओरली या फिर IM दे सकते हैं। कई बार ट्रांसडर्मल पैच भी होता है जो कि पिन्ना के, मतलब यहाँ पे ऐसे चिपका देते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एंटीकोलिनर्जिक है। जब आपको कोलिनर्जिक और एंटीकोलिनर्जिक बताऊंगी तो ये, या फिर आपने नॉर्मल फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है। ये मे बी फर्स्ट वीडियो तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, बट मैं कोशिश करूँगी कि आपको सारा समझ में आए। कोलिनर्जिक हम लोग पैरासिम्पैथेटिक को बोलते हैं, आगे ये टर्म सब आएंगे। और एंटीकोलिनर्जिक मीन्स कि पैरासिम्पैथेटिक के अगेंस्ट काम करने वाला। तो पैरासिम्पैथेटिक का काम क्या होता है कि सलाइवा को ज़्यादा माउथ में लाना, क्योंकि ये नॉर्मल इसका आप जानते हो। सो जब इसके एंटी में काम कर रहा है तो लंबे समय से आप यूज़ करोगे, एडवर्स इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, लॉन्ग टर्म में जो देखने को मिलता है एडवर्स इफेक्ट हम लोग उसे बोलते हैं। सो सलाइवेशन बंद हो सकती है, जिसकी वजह से ड्राई माउथ देखने को मिलेगा, साथ साथ सेडेशन भी देखने को मिलती है। सेकेंड ड्रग था डाइसाइक्लोमिन, जो कि इसे भी हम लोग मोशन सिकनेस के बचाव के लिए, प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज़ करते हैं। इसका डोज अगर देखें तो 10 से 20 mg ओरली इसे देते हैं। ड्राई माउथ एंड सेडेशन ये भी करवाएगा। नॉर्मल है, दोनों का ज़्यादा है नहीं। ध्यान रखिएगा डोज में, ऐसे तो याद रखना मुश्किल ही हो जाता है एग्ज़ाम टाइम तक, और अलग अलग बुक में थोड़ा सा मतलब ज़्यादा कम हो सकता है। सो इसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना कि ये बुक में ये दिया है, ये बुक में वो दिया है। रैंडमली आप कुछ भी याद कर लीजिएगा, मतलब एक जो कि सिलेबस, मतलब एग्ज़ाम में आप वहाँ पे लिख सके। सेकेंड जो हमारे पास क्लासिफिकेशन था वो था H1 एंटीहिस्टामिनिक्स। अगर आप ये देखते हो तो कन्फ्यूजन होने के कम चांसेस होंगे, क्योंकि आपने ये पढ़ लिया है, अब आप ये पढ़ रहे हो। सो ये क्या है, एंटीमेटिक, इसका भी एक्शन होता है। एंटीहिस्टामिनिक ये जो H1 का है इसे जाके ये ब्लॉक करेगा। एंटीकोलिनर्जिक होता है, साथ ही साथ ये जो ACH वाला जैसे कि हम लोग यहाँ देखे थे उसको भी ब्लॉक करेगा। एंटीडोपामिनर्जिक एक्शन होता है, जिसकी वजह से जब इन लोगों को ब्लॉक करेगा तो नहीं वॉमिटिंग रुकेगी। टेबल मीन्स कि, क्योंकि नोट्स में बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो टेबल हम लोग आगे देखेंगे, और टेबल पहले लिखना है, तब आप एग्जाम में साइड इफेक्ट लिखिएगा। साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, एंटीकोलिनर्जिक जैसे ये भी काम कर रहा है तो वही सलाइवा
के सिक्रेशन को कम करेगा तो ड्राई माउथ देखने को मिलेगी, सेडेशन, कन्फ्यूजन, डिजनेशन, यूरिनरी रिटेंशन इसमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आपने कोलिनर्जिक का मतलब पैरासिम्पैथेटिक का अगर काम जानते हो तो ये यूरिनरी का रिलैक्सेशन का काम करता है, जिसकी वजह से यूरिन बाहर आती है। तो अगर ये ज़्यादा लंबे समय से इसका अगर आप यूज़ करवा रहे हो तो फिर यूरिन रिटेंशन होने की ज़्यादा चांसेस होती है। अब इसके अंदर जो ड्रग थे उसका हम लोग डोज रूट और मेन यूजेस देख लेते हैं। तो प्रोमेथाजिन था जो कि 20 mg ओरल एंड IV। अच्छा, इसको याद कैसे करोगे आप? ऐसे तो बहुत लोगों को ये भी प्रॉब्लम है कि ट्रिक उनको नहीं चाहिए होता है। लाइक मैं अपने ही बैच की अगर मैं बताऊँ तो एक थी जो बोलती थी कि हमें तो मतलब मैं हेट करती हूँ ये ट्रिक से। सो ऐसे स्टूडेंट से आई एम सॉरी, आप ट्रिक नहीं देखिएगा। उनका भी कहना गलत नहीं होता है, बिकॉज उन लोगों को कहना होता है मतलब जैसे कि मेरी दोस्ती तो वो बोलती थी कि पहले ट्रिक याद करो फिर ड्रग याद करो, तो दो हमें काम करना पड़ता है। इसलिए मैं तो ड्रग ही जैसे भी सुबह शाम करके याद कर लूँगी। सो आप देख लीजिएगा। और जिन लोगों को ट्रिक अच्छा लगता है सो इसके लिए पर डे मेंस्ट्रुअल साइकिल लाइक PCOD का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। सो पॉलीमेनोरिया ये सब देखने को मिल रहा है। सो इस तरह से आप अब जो चीज़ें चलती रहती है वो दिमाग में जल्दी याद हो जाता है, जिसकी वजह इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो। और जिनको ये ट्रिक नहीं पसंद आप छोड़ दीजिएगा, और जिनको अच्छा ट्रिक हमसे भी अच्छा बनाने आता है आप ज़रूर बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा। क्योंकि जैसे मैं आपको हेल्प कर रही हूँ शायद आप ट्रिक बनाते हो तो और स्टूडेंट को भी हेल्प मिलेगा। सो प्रोमेथाजिन को हम लोग कितना देंगे? 25 mg ओरल एंड IV दे सकते हैं। मोशन सिकनेस में यूज़ कर मतलब इसका मेन यूजेज रहता है। डाइफेनहाइड्रामाइन 25 से 50 mg ओरल। और ये बेसिकली यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बुक के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो ये तीनों ड्रग के लिए मतलब इन सारे ड्रग को यहाँ इंड्यूस कीमोथेरेपी इंड्यूस ये डाइमेनहाइड्रिनेट तक ऐसे है, मीन्स कि आप कंफ्यूज हुए होंगे। प्रोमेथाजिन को हम लोग मोशन सिकनेस, कीमोथेरेपी इंड्यूस वोमिटिंग ये दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से डाइफेनहाइड्रामाइन का भी और डाइमेनहाइड्रिनेट। सिर्फ आपको अलग याद जो करना है वो डोज एंड रूट, और रूट भी आपको 25 mg ऐसे ही मिल रहा है। सो जितना एक जैसा रहेगा उतना आपके लिए आसान रहेगा याद करने में। नेक्स्ट आता है डॉक्सिलामाइन जो कि 10 से 20 mg हम लोग ओरली देते हैं। रूट इसका ओरल रहता है और इसे मॉर्निंग सिकनेस में हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है मैक्लोजिन। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसे सी सिकनेस में फर्स्ट ड्रग है जो बुक में देखने को मिलेगा। तो कि यूनिवर्सिटी के लिए नहीं बट कॉम्पिटिटिव में इसे एग्जाम में आ सकता है, तो इसे आप हाईलाइट कर लीजिएगा। सिनारिजिन जो कि डोज देखें तो 25 से 50 mg और ओरल हम लोग दे सकते हैं। इसे वेस्टिगो या फिर लेब्रिंथाइटिस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यूरोलेप्टिक जो कि D2 ब्लॉकर था। यहाँ पे ये क्या है? न्यूरोलेप्टिक एक्ट एज अ पोटेंट एंटी इमेटिक आल्सो। ऐसे तो ये मतलब इफेक्टिव है साइको में, जब वहाँ साइको फार्मा हम लोग देखेंगे, बट ये यहाँ भी इफेक्टिव पोटेंट एंटीमेटिक के जैसा काम करता है। कम ही डोज में अच्छा ये काम करता है, मतलब कि वॉमिटिंग को रोकता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो एक पे ब्लॉकिंग D2 रिसेप्टर इन CTZ। इस जो D2 रिसेप्टर है उसको रोकेगा और लेस इफेक्टिव होता है मोशन सिकनेस एज वेल द वेस्टिबुलर पाथवे डज नॉट इन्वॉल्व D2 रिसेप्टर। देखिए कुछ नहीं है। सबसे पहले तो बोला कि D1 D2 ये सब हमें पता है कि डोपामिन के टाइप वाले रिसेप्टर है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ये सारे रिसेप्टर भी आपका कवर होगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि ये लेस इफेक्टिव होता है मोशन सिकनेस में। मोशन सिकनेस कैसे मेनली था? ये जो ईयर था वो वहाँ से जा रही थी साउंड और ये जाके सेरेबेलम को अफेक्ट कर रहा था और फिर विसी को इस तरह से वॉमिटिंग हो रही थी। तो ये बोल रहा है कि इसके लिए इफेक्टिव मोशन सिकनेस में आपको ये इसे नहीं देना बिकॉज वहाँ पे D2 रिसेप्टर होता ही नहीं है, और नहीं होता है तो ये वही रिसेप्टर पे जाके काम कर रहा है। तो जब रिसेप्टर है ही नहीं तो ये काहे का काम करेगा? फिर आपको जो आगे पहले हम लोग मोशन सिकनेस वाले ड्रग देखे वहाँ पे उससे यूज़ करना है, ना कि ये न्यूरोलेप्टिक जो D2 ब्लॉकर वाले हैं। इंडिकेशन तो कब आखिर हम लोग यूज़ करेंगे? आपने मोशन सिकनेस आप बोलोगे कि मना ही कर दिया। सो जो पोस्ट ऑपरेटिव ड्रग इंड्यूस जैसे कि इसमें हम लोग देखे हैं कि एनेस्थीसिया की वजह से ये सप्रेस किया है तो ज़्यादा वॉमिटिंग ये सब देखने को मिल रही है। तो ये वहाँ पे या फिर एनेस्थेटिक जो ड्रग है, रेडिएशन, जो भी उन सब चीज़ों की वजह से हो रही है। ड्रग इंड्यूस उस टाइम पे बहुत सारा ड्रग दिया गया
जिसकी वजह से वॉमिटिंग होने लगी। तो इस टाइम पे हमें यूज करना है D2 ब्लॉकर। सिकनेस, नॉजिया एंड वॉमिटिंग बेसिकली इससे रिलेटेड अगर हो तो वही बातें बोला जा रहा है। मैलिग्नेंसी एसोसिएटेड ड्रग इंड्यूस वॉमिटिंग, मतलब कि मैलिग्नेंसी जो भी कैंसरस ड्रग की वजह से अगर हुआ है तो वो उस टाइप के, जैसे कि जब कैंसर ड्रग लेता है कोई भी पेशेंट तो वॉमिटिंग तो मेन रीज़न है। उस टाइम पे इसे रोकने के लिए हम लोग न्यूरोलेप्टिक देंगे। देखिए मैं पहले ही बताई हूँ, अगर आपने कंसंट्रेशन इधर से उधर किया तो हो सकता है चीज़ें समझ में नहीं आएगी। बिकॉज मैं खुद बता रही हूँ, मैं ये 1 जनवरी मतलब 2026 में मेरा फर्स्ट वीडियो है और लिटरली मतलब मैं बैठी नहीं हूँ। इतने सारे बुक, चाहे वो के.डी. त्रिपाठी हो या फिर अभी जो सेमेस्टर की वजह से नए नए बुक मार्केट में है, यूनिट 1 में ही मैं आपको बुक का रेफरेंस दिखा दी थी कि टेबल पे इतने सारे हैं, तो सबको पढ़ना और लिखना, क्योंकि ये है तो आपको भी ध्यान देना होगा। सिर्फ मैं कितना भी एफर्ट लगा लूँ, नॉर्मली आपका, मेरा गोल यही है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और उसके लिए आपको भी थोड़ा इसमें मेहनत करना होगा और मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। सो प्लीज़ मतलब ध्यान से आप पढ़िए। साइड इफ़ेक्ट क्या होगा? एक्यूट मसल डिस्टोनिया देखने को मिलता है। मतलब डिस्टोनिया क्या है, तो ये इनवॉलेंट्री सस्टेन या फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा देखने को मिलती है। एंड एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम साइड इफेक्ट इसमें देखने को मिलेगा। ऐसे तो मैं बार बार इसे पढ़ाऊँगी। अभी नॉर्मली यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि रेस्टलेस एंड स्टिफनेस रहती है। सारा ड्रग जब हम लोग न्यूरोलेप्टिक पढ़ेंगे वहाँ देखेंगे, बट यहाँ फिर भी आप 1-2 एग्जाम्पल लिख सकते हो। लाइक एक एग्जाम्पल है प्रोक्लोरोपेराजिन, जिसका डोज हम लोग 5 से 10 mg एंड ओरली देते हैं। सो इतना इनफ रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। सो नेक्स्ट है प्रोकाइनेटिक क्लासिफिकेशन वाले ड्रग। सो ये प्रमोट करता है गैस्ट्रिक इम्पैटिंग बाय इन्हांसिंग द ये कोऑर्डिनेटेड प्रोपल्सिव मोटिलिटी ऑफ अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग आर कॉल्ड प्रोकाइनेटिक ड्रग। ये जो है वो मतलब कि हो क्या रहा है कि स्टमक में जो चीज़ है वो बाहर आ रही है, तो जब इसका आप मूवमेंट ऐसा बढ़ाओगे जो कि स्टूल के थ्रू कंटेंट अगर बाहर चला जाए तो फिर वॉमिटिंग रुक सकती है। सो इसके अंदर कौन कौन सा आता है? मेटोक्लोप्रामाइड, यहाँ हम लोग देख लिए हैं ड्रग का एग्जांपल। सबसे ज़्यादा ये कॉमन ड्रग है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर देखें तो ये काम कैसे करता है? आल्सो कॉल्ड गैस्ट्रिक हैरिंग एजेंट। गैस्ट्रिक हैरिंग एजेंट क्यों? क्योंकि हरी बहुत जल्दी करना, कि मतलब आपने खाया और इस ड्रग के लेने की वजह से ऐसा ये काइनेटिक ऐसे ही मूवमेंट से रिलेटेड है, सो मूवमेंट ऐसा करवाएगा कि बॉडी से बाहर जल्दी ही कंटेंट चला जाएगा। तो इसीलिए इसे ये बोलते हैं हैज बहुत, इसका पेरिफेरल एंड सेंट्रल दोनों काम होता है। पेरिफेरली ये क्या करता है कि इंक्रीज गैस्ट्रिक पेरिस्टालसिस विल रिलैक्सिंग ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब पेरिस्टालसिस यहाँ से जैसे हम लोग देखे स्टमक में, इधर ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है और ये स्टमक का, तो यहाँ पे कौन सा स्फिंक्टर होता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो इसे रिलैक्स करेगा जिसकी वजह से ये स्टमक जल्दी ही खाली होगी, और जब रहेगा यहाँ पे नहीं तो आप बाहर फेंकोगे क्या, वॉमिट करोगे क्या? तो इस तरह से इफेक्टिव होता है। साथ ही साथ ये D2 सेंट्रली जो D2 रिसेप्टर है उसे ब्लॉक करेगा सिटीजेट का, जिससे कि वॉमिटिंग कमेगी। डोज एंड देखिए, अगर आप इससे कंफ्यूज हो कि आपने जो बताया है उसमें D2 रिसेप्टर नहीं आ रहे हैं, तो ये मैं कुछ सेलेक्टिव आपको लाई हूँ, या फिर रिसेप्टर एक जगह पे कितने हो सकते हैं, आप बुक भी पढ़ोगे तो बहुत कंफ्यूज रहोगे। सो अगर यहाँ पे लिखी हुई है कि D2 को ब्लॉक कर रहा है, मीन्स कि सिटीजन में D2 है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं D1 D2 ये डोपामिन का ही रिसेप्टर है। सो इस तरह से आप कंफ्यूज मत होइएगा। और अगर कहीं पे कंफ्यूजन या फिर डाउट रहे तो मैं भी इंसान हूँ और गलतियाँ किसी से भी हो सकती है, तो उस वहीं पे टैप करके आप हमें कमेंट में बताइएगा, मैं उसे भी क्लियर करूँगी। नेक्स्ट आता है इसका डोज एंड रूट। तो एडल्ट 10 mg TDS ओरल या फिर IM मतलब देंगे। 10 mg हमें दिन में 3 बार देना है। अब जिनको एब्रीविएशन नहीं पता आप यूनिट 1 देखिएगा, क्योंकि सारा चीज़ एक वीडियो में, वैसे भी मैं 1 शॉट का ठेका उठा के रखी हूँ तो नहीं पॉसिबल हो पाता है, बट जितना होता है मैं कोशिश करती हूँ। सो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि यूनिट 1 से मेरे साथ रहिए, ताकि कई चीज़ें मैं जो पहले क्लियर करवाती हूँ आपका क्लियर रहे। चिल्ड्रेन में हम लोग देंगे 0.2 से 0.5 mg, ये पर kg हमें देना होता है। TDS ओरल या फिर IM मतलब 3 बार। और ये
ओरल या फिर आईएम देंगे। इंडिकेशन इसका क्या है, कब देंगे ऐसे प्रोकाइनेटिक ड्रग को, तो ड्रग इंड्यूस डिजीज एसोसिएटेड पोस्ट ऑपरेटिव एंड रेडिएशन सिकनेस में से हम लोग दे सकते हैं। यूज फॉर मॉर्निंग सिकनेस ओनली व्हेन ड्रग फेल, मतलब मॉर्निंग सिकनेस में हम लोग इसे यूज़ करेंगे, ज़्यादातर प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है, बट कब, जब अदर ड्रग फेल हो जाए तब। डिस्पेप्सिया हो गया या फिर परसिस्टेंट हिकअप हो गया, तो वहाँ पे हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट इसका क्या है, तो मोस्ट कॉमन देखिए साइड इफ़ेक्ट क्या है कि जो नॉर्मली मतलब पता भी हो, बहुत कम समय में ये देखने को मिले, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से ही देखने को मिलता है। और एडवर्स इफेक्ट क्या है, जो लॉन्ग टर्म में देखने को मिले। तो सबसे पहले साइड इफेक्ट देख लेते हैं। लूज स्टूल, सेडेशन, डिजीनेस हो सकता है। अब सीएनएस को आप कर क्या रहे हो, बेसिकली सेपरेशन तो कर रहे हो, तो इस कंडीशन में अगर आपने ज़्यादा ही मतलब उसकी एक्शन से ही हमारा सीएनएस सेपरेट सेडेशन हो सकती है। मसल डिस्टोनिया, ये सब नॉर्मल है। एडवर्स इफेक्ट देखें तो इसमें ग्लैक्टोरिया जो कि इम्पॉर्टेंट है, प्रोलैक्टिन लेवल को ही ज़्यादा इंक्रीज करवा देता है। साथ साथ गायनेकोमेस्टिया, मेन में जो है वो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट एंड पार्किंसनिज्म देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, अभी तक मैं कहीं नहीं बताई, ये जो एडवर्स इफेक्ट है ये आपसे कॉम्पिटिटिव में भी पूछता है, सो यहाँ मैं हाईलाइट कर दी हूँ, इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा और हाईलाइट करके रखिए। नेक्स्ट प्रोकाइनेटिक में इम्पॉर्टेंट ड्रग है डोमपेरिडोन। सो ये भी D2 रिसेप्टर इनहिबिटर है। एक मेटोक्लोप्रामाइड बट हैज अ स्ट्रक्चर हैलोपेरिडोन। इसमें ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे है कि ये काम तो जैसे क्योंकि उसी के अंदर आ रहा है, D2 को ही ब्लॉक करता है, और हम लोग देख रहे हैं कि ये प्रोकाइनेटिक के अंदर आ रहा है, बट इसका जो स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो हैलोपेरिडोल के अंदर होता है। यूनिवर्सिटी के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, एमसी को प्रैक्टिस करोगे तो आपको देखने को मिलेगा। डोज अगर देखें तो एडल्ट में 10 से 40 mg TDS, ओरली बेसिकली रूट में अगर देखें तो दिया जाता है। चिल्ड्रन में अगर देखें तो 0.3 से 0.6 mg पर kg इन 3 डिवाइडेड डोज में इसे देना होता है। नेक्स्ट अगर इंडिकेशन देखें तो क्योंकि हम लोग देखें कि ये काम किसके जैसा करता है, तो मेटोक्लोप्रामाइड के जैसा ही, सो सेम उसी के जैसा है, बट गेस्ट्रोकाइन लेस इफेक्टिव होता है। ये एडवर्स इफेक्ट अगर इसका देखें तो माइल्ड साइड इफेक्ट है, जैसे कि हेडक देखने को मिलेगा, लूज स्टूल देखने को मिल सकता है, बिकॉज ये बहुत जल्दी ही हरियप कर मतलब कि कंटेंट स्टमक में रहने नहीं दे रहा है, सही से डाइजेशन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन सब सारी चीज़ें नहीं होगी, तो वो लूज देखने को मिल सकता है, एंड ड्राई माउथ भी इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है 5-HT3 एंटागोनिस्ट, जो कि हमारा लास्ट सेकेंड है, मतलब 5th वाला क्लासिफिकेशन है ये एंटीमेटिक में। सो देखते हैं ऑनडेन, इसके अंदर जो है नाउडेज ड्रग आर द मोस्ट कॉमनली यूज एंटीमेटिक, सबसे ज़्यादा इसे यूज़ किया जा रहा है एंटीमेटिक की तरह। ऑनडेनसोटेरॉन इसका फर्स्ट एग्जांपल है। देखिए, आप कुछ याद ना रहे तो कम से कम ऑनडेनसोटेरॉन, और जहाँ भी मतलब कभी भी कोई पूछे कि एंटीमेटिक ड्रग का नाम बताने के लिए, तो ये 2 ड्रग आते हैं, पहला तो डोमपेरिडोन और ऑनडेनसोटेरॉन। सो ये इसके अलावा भी कुछ ड्रग होता है, और ये कब काम आएंगे और जगह पे कौन सा यूज़ करना है, बेसिकली आप रियल में फार्माकोलॉजी अच्छे से पढ़ते हो वहाँ पे पता चलती है। सो ऑनडेनसोटेरॉन इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है, और 5-HT3 एगोनिस्ट सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, अभी यही यूज होता है। सो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग इसका डोज होता है, अलग अलग रूट हो जाती है, सो इसीलिए हमें एक एक को दिखना इंपॉर्टेंट है, और कम से कम इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। हाईली इमेटोजेनिक ड्रग इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, मतलब कि ऐसे ड्रग जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब ये वॉमिटिंग करवाएंगे ही करवाएंगे, और उन ड्रग की वजह से अगर वॉमिटिंग हुई तो हम लोग वहाँ पे ऑनडेनसोटेरॉन यूज़ करते हैं। 8 mg IV देना होता है, स्लो इंजेक्शन ओवर 15 मिनट। ये बहुत एक नर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑनडेनसोटेरॉन कभी भी आप डायरेक्ट मतलब तुरंत से नहीं दे सकते हो, IV बहुत धीरे धीरे हमें देना होता है। टू प्रिवेंट डिले इमेसिस, वहाँ पे हम लोग 8 mg देंगे, ओरल गिवन ट्वाइस फॉर 3 to 5 days। टू प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वॉमिटिंग, जहाँ पे 4 to 5 mg IV देना होता है। वही अगर रेडियोथेरेपी एंड वहाँ पे देखें तो ये लेस्ट इमेटोजेनिक ड्रग रेडियोथेरेपी हो गया, या फिर जो
बहुत कम चांसेस रहता है कि वॉमिटिंग कॉज करवाए, वहाँ पे हम लोग सिर्फ 8 mg देते हैं और ओरली देते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, कैसे ये काम करेगा, तो ये ब्लॉक करता है डोपामिनर्जिक एक्शन ऑफ 5-HT, जो यहाँ पे हम लोग देखे हैं, पहले मैं आपको बता दी हूँ। सो इसी को ये ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करेगा तो एक्सर्टेड थ्रू 5-HT रिसेप्टर ऑन वेगल अफरेंट इन GIT एज वेल, मतलब GIT से भी जो अफरेंट से जा रहा था इसको भी ब्लॉक करता है और यहाँ भी CTZ का भी करेगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस ट्रैक्टर शोल्डर, मतलब इस यहाँ के थ्रू जो वेगस के है तो ये NTS से मैसेज BC में नहीं जा रहा, और इसके थ्रू भी अगर हुई है CTZ तो यहाँ पे ये ब्लॉक करा है, जिसकी वजह से ये वॉमिटिंग में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इन सबको इनहिबिट कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। तो ये था हमारा ऑनडेनसॉल्टेरॉन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग NK रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जो कि एंटीमेटिक का लास्ट क्लासिफिकेशन है। ये क्या है, इमेटोजेनिक थेरेपी एक्टिवेट न्यूरोकाइनिन NK1 रिसेप्टर CTZ का कीमोथेरेपी की वजह से इन लोग जो है वो NK1 रिसेप्टर को ये एक्टिवेट कर देता है। सो ये जो है वो NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट मीन्स कि इसको क्लोज कर, ब्लॉक कर देगा। इसमें इसका एग्जाम्पल था एप्रिटेंट एंड फोसाप्रिपिटेंट एंटागोनिस्ट ब्लॉक NK1 रिसेप्टर। ये रिसेप्टर पे आके इस मतलब बाइंड होगा और इसको क्लोज कर देगा, ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से पहले जो कीमोथेरेपी वाले थे वो इसको एगोनिस्ट करके यहाँ से स्टिमुलेशन वॉमिटिंग सेंटर के पास जा रही थी, बट ये ब्लॉक कर देगा तो फिर वही जो वॉमिटिंग हो रहा था वो रुक जाएगा, और हमें चाहिए तो यही चाहिए। सो ड्रग इसके अंदर एप्रिपिटेंट को देख लेते हैं कब इसे यूज करेंगे, तो कैंसर में कीमोथेरेपी के टाइम पे आपका 4th सेम आ गया है, अभी आपको ड्यूटी मिलेगा हॉस्पिटल में, कैंसर वाले हॉस्पिटल में, वहाँ पे जाके देखिएगा ये एप्रिपिटेंट वाले ड्रग चलता है, जिनको कीमोथेरेपी चलते रहता है। ये लोग जो है कैंसर कीमोथेरेपी हाईली इमेटोजेनिक ड्रग होते हैं जो कि वॉमिटिंग इंड्यूस करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग इसे यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से वॉमिटिंग नहीं होगा। ओरल एप्रिपिटेंट 125 mg 80 mg, मतलब कि इससे हम लोग और भी लाइक ऑन्डेंसोट्रोन और डेक्सामेथाजोन के साथ देते हैं, और इनका ये क्वांटिटी रहता है, डोज रहता है। टू प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वोमिटिंग, तो वहाँ पे भी हम लोग एप्रिपिटेंट का यूज़ करते हैं। तो ये सारे इसके इंडिकेशन मीन्स के यूजेज। सो बस आपको एंटी इमेटिक में एक क्लासिफिकेशन और जितना ड्रग बताई हूँ उतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ड्रग इंटरेक्शन पूरा एंटी इमेटिक का। तो सबका नहीं देखेंगे, लाइक हम लोग इसी के अंदर मतलब अलग अलग क्लासिफिकेशन के अंदर जो हमारा ड्रग आया था, अब सारे ड्रग का पॉसिबल नहीं है, बट जैसे कि जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए उसका तो देखना ज़रूरी होगा, क्योंकि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ये मेटोक्लोप्रामाइड फैसिलिटेट द गैस्ट्रिक इम्पैटिक एंड इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ मेनी ड्रग्स एज एसिप्रिन एंड डाइजेपम। सो इन लोग इसको देने के वजह से, अब जैसे कि हम लोग देखे थे कि ये प्रोकाइनेटिक है, बहुत ही मतलब जल्दी स्टमक को खाली कर देता है, तो जिसके वजह से इन लोगों का जो एब्जॉर्प्शन है वो ये ड्रग देता है और साथ में इन लोगों को देंगे तो इंक्रीज रहता है इनका एब्जॉर्प्शन, मतलब बहुत जल्दी हो जाता है। सो ये इसका एडवांटेज है। बट प्रोकाइनेटिक एजेंट रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजोक्सिन एज स्टमक गेट लेस टाइम फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस ड्रग। इसको एब्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, बट ये तो बहुत जल्दी हटा दे रहा है, जिसकी वजह से इसका जो है वो रिड्यूस होता है। तो ड्रग इंट्रैक्शन हम लोग देखिए ही है कि कभी कभी ये अच्छा होता है और कभी कभी बहुत ही ख़राब रहता है, मतलब किसी किसी के लिए ये इसका एक्शन जो है कम करवा देता है। नेक्स्ट है बाय ब्लॉकिंग डोपामिन रिसेप्टर इन बेसल गैंग्लिया। ये जो मेटोक्लोप्रामाइड है ये एबॉलिश द थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ लीओडोपा, इसका इफेक्ट को ये रोकने लगता है। सो ये सारे नॉर्मल ड्रग इंट्रैक्शन, बस ये मेटोक्लोप्रामाइड का इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान रखिएगा। अब एंटीमेटिक में नर्स का क्या रोल है? सो नर्स का अगर हम लोग रोल देखें तो इसमें एस्यूर दैट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एप्रोप्रिएट ईच पेशेंट टू इंश्योर। रोल ऑफ नर्स में सभी जगह आप लिख सकते हो कि राइट डोज, राइट पेशेंट, राइट, ये तो हम लोग ये नर्सिंग फाउंडेशन से ही देखते आ रहे हैं, बट इसमें फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि हमें देखना इंपॉर्टेंट रहता है। एस्यूर दैट रूट सही होना चाहिए। कॉन्शियस पेशेंट शुड बी केप्ट इन लेटरल पोजीशन, प्रिवेंट एस्पिरेशन, एयरवे मतलब एक ही लाइन में आ जाएगा, जिसकी वजह से एस्पिरेशन से रोका जा सकता है। मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन शुड बी गिवन स्लो IV एंड नॉट वेरी फास्ट, जो जैसे हम लोग देखे थे कि 15 मिनट में देना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका जितना टाइम चाहिए, लाइक ऑन्डेनसेट्रॉन का हम लोग 15 मिनट का देखते तो वो हमें ध्यान देना होता है। नेक्स्ट आता है
यूज अप्रोप्रिएट टेक्निक फॉर रूट एडमिनिस्टर, ये तो हम लोग नर्सिंग फाउंडेशन से ही पढ़ते आ रहे हैं। एडवाइज पेशेंट टू टेक एंटीमेटिक ड्रग 30 मिनट बिफोर ट्रैवलिंग टू अवॉइड अ मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस में ऐसा नहीं है कि अब वो बैठ गई है गाड़ी पे और आप दे रहे हो तो उस टाइम पे इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि उसके एब्जॉर्प्शन के लिए भी तो टाइम चाहिए, तभी तो वो उसको जाके रोकेगा, जिसकी वजह से आपकी मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है। कई बार तो ऐसे ड्रग होते हैं जिसको ओवरनाइट ही बोल दिया जाता है कि मतलब आपको सुबह अगर ट्रैवलिंग करना है तो आप रात में ही ले लीजिए। सो ये सब इंपॉर्टेंट है। एजुकेट पेशेंट रिपोर्ट एनी अनवांटेड साइड इफेक्ट, साथ ही साथ एक नर्स का काम होता है कि ड्रग का साइड इफेक्ट के बारे में जैसा है वैसा बताना होगा आपको। इसीलिए तो पहले उनका जैसे राइट ऑफ, अगर ड्रग एडमिनिस्टर देखें तो राइट ऑफ रिफ्यूज़ल भी आता है कि अगर ड्रग के बारे में आपको सबसे पहले तो एजुकेशन सही देना है, उसको नहीं अच्छा लगा रिफ्यूज़ किया तो आपको छोड़ देना है। आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो क्योंकि उनका वो राइट्स है। सो ये सब बस नॉर्मल बात है, रूल ऑफ नर्स में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे इमेटिक और एंटीमेटिक ख़त्म होता है। फर्स्ट टाइम में आपको ये होगा कि याद नहीं हुई या फिर बहुत ये लगा, कुछ नहीं आपको करना है। जब आप सेकेंड टाइम रिवीजन करोगे तो ये सब चीज़ों को आप अच्छे से देखिएगा, इसका ड्रग देखिएगा। जब ये पता होगा तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अपने आप लिख लीजिएगा। रोल ऑफ नर्स में किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है। और ड्रग इंट्रैक्शन में सिर्फ हम लोग एक ही ड्रग का देखे हैं तो ऐसा कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा, बस चाहिए क्या, रिवीजन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लैक्सेटिव एंड पर्गेटिव के बारे में। सो पर्गेटिव एंड लग्जेटिव ये ऐसे ड्रग होते हैं जो प्रमोट करते हैं बॉवेल मूवमेंट को एंड लूजन स्टूल यूज ऑफ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में हम लोग पर्गेटिव एंड लग्जेटिव का यूज़ करते हैं। अब किसी भी चीज़ को समझने के लिए पहले वो कंडीशन है क्या वो समझना इंपॉर्टेंट होता है। और हालांकि वन शॉट है तो डीप उतना तो मैं नहीं जा सकती, और ऐसे भी मैं आपको एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पढ़ा के आई हूँ। कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में है क्या, स्टूल हार्ड हो जा रहा है। अब स्टूल जब हार्ड हो रहा है तो इस कंडीशन में आपका क्या एम होना चाहिए इसे ट्रीटमेंट करने के लिए, इस स्टूल को सॉफ्ट बनाया जाए। स्टूल हार्ड हो जाता है सो इसे लिक्विफाई करके ये लैक्सेटिव पर्गेटिव स्पेल आउट करवाने में हेल्प करते हैं। लैक्सेटिव एंड पर्गेटिव क्या होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इतना तो हमें पता चल गया कि कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने वाली मेडिसिन को लैक्सेटिव बोलते हैं। सो लैक्सेटिव क्या है, बेसिकली जैसे हम लोग एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट यूनिट 2 में देखे थे कि कम और ज़्यादा डोज करने की वजह से, अगर डोज कम है तो एंटीसेप्टिक की तरह काम कर रहा है, डोज ज़्यादा तो डिसइंफेक्टेंट की तरह काम कर रहा है। उसी तरह से लैक्सेटिव पर्गेटिव का भी है। ड्रग एक ही हो सकता है, डोज ज़्यादा कम करने से ये इसका एक्शन बदल जाता है। लैक्सेटिव जो होते हैं इनका माइल्डर एक्शन होता है। एलिमिनेशन ऑफ सॉफ्ट और बट फॉर्म, मतलब फॉर्म्ड स्टूल को ये बाहर निकाल सकते हैं, मतलब इनमें कम लो डोज चाहिए होता है, वो लैक्सेटिव की तरह काम करते हैं। पर्गेटिव अगर वही मेडिसिन को अगर लार्ज डोज में आप दे रहे हो तो पर्गेटिव ये कहा जाएगा। स्ट्रॉन्गर एक्शन रिजल्टिंग इन मोर फ्लूड इवाकुएशन, फ्लूड ज़्यादा लाएगा, मतलब हार्ड स्टूल को ये बॉडी से बाहर करेगा। इंड्यूस रैपिड एंड फोर्सफुल बावेल इवाकुएशन, ये बाहर करेगा, मतलब फोर्सफुली जो हार्ड हो रखी है ज़्यादा वाटर लेके और ये बाहर फेंकता है, बाहर इवाकुएशन करवाता है स्टूल का, जो कि कॉन्स्टिपेशन में हार्ड हुई रहती है। अगर इसका क्लासिफिकेशन देखें तो बेसिकली हमें 4 क्लासिफिकेशन देखना है, इसी के अंदर बहुत सारे ड्रग आ जाते हैं। सो कुछ नहीं करना, एक टेबल को ध्यान रखिए और टेबल में वो ड्रग, जिस ऐसे ही आप इजी बना सकते हैं। और मैं पूरा कोशिश करूँगी कि ड्रग में आपके पास टेबल लाऊं और उस टेबल से हम लोग कंप्लीट करें। सबसे पहला आता है बल्ब फॉर्मिंग, इसके अंदर ये सारे हैं, देखेंगे एक एक करके। स्टूल सॉफ्टनर के अंदर ये 2 ही बस आता है। स्टिमुलेंट पर्गेटिव के अंदर इतने सारे आते हैं, पहले इसके कैटेगरी है, इसके अंदर ड्रग का एग्जाम्पल है, सो सब हमें देखना हो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है ऑस्मोटिक पर्गेटिव, जिसके अंदर इतने सारे ड्रग आते हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो था क्लासिफिकेशन वो बल्क पर्गेटिव था, जिसके एग्जाम्पल के अंदर था डाइटरी फाइबर। तो डाइटरी फाइबर तो सबको पता है, देज आर इनडाइजेस्टेबल प्लांट बेस्ड। जब न्यूट्रिशन पढ़े थे वहाँ पे भी देखे थे कि ये डाइजेस्ट बॉडी में नहीं होंगे एंड कोलोइड होते हैं, ये केमिस्ट्री का टर्म आ गया। सच है, जब ब्रांड मिथाइल सेलुलोज लिग्निन, मतलब इसके अंदर अगर डाइटरी फाइबर के अंदर देखें तो ये सारे आते हैं, गम, पैक्टिन, ग्लाइको प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, ये जो है एब्जॉर्ब वाटर, स्पेल अप एंड इंक्रीज द बल्क ऑफ स्टूल। कॉन्स्टिपेशन में क्या हो रहा है, वाटर का अमाउंट स्टूल में बहुत कम हो जाता है। सो अब हमें क्या चाहिए कि स्टूल को ये लुब्रिकेट करे, जब लिक्विफाई कर देगा तो ये बॉडी से इजीली बाहर चल जाएगा। सो इन लोग करता क्या है कि ये जब बॉडी में जाएगा तो एब्जॉर्ब वाटर, ये जो फाइबर्स है, ये सारे सब्सटेंस है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। जब एब्जॉर्ब करेंगे तो हमें
ये लिक्विड ही तो चाहिए था जिसकी वजह से स्टूल बाहर जाएगा बॉडी से। अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड एंड अवॉइड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ध्यान रखिएगा ये काम क्या कर रहा है, ये बॉडी के अंदर तो जा रहा है बट ये डायरेक्टली नहीं काम करेगा जब तक कि लिक्विड इसको पानी ना मिले। सो इस टाइम पे जब पेशेंट को दिया जाए तो बहुत लार्ज अमाउंट में वाटर कंज्यूम करने के लिए बोला जाता है। और वही कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ड्रग को हर एक ड्रग का नहीं देखना, आप कितना ही याद रखोगे। बेसिकली अगर आप अपना माइंड लगाए तो हो जाएगा, लेकिन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ये सब रही तो उस टाइम पे हम लोग नहीं देंगे बिकॉज ये ऐसे ही हार्ड होता है और भी ये कंडीशन वर्स करवा देगा। सेकेंड एग्जाम्पल था बल्क फॉरगेटिंग में साइलियम एंड स्फैगुला। ये जो है वो प्लांट फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द साइलियम एंड स्फैगुला रिस्पेक्टिवली। प्लांट से बेसिकली ये लिया जाता है। डोज इसका 3 से 8 ग्राम। ओडी या बीडी हम लोग दे सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन अगर देखें जिनको ये नहीं पता आप यूनिट 1 देखिएगा, या फिर नर्सिंग फाउंडेशन का मैं 2 घंटे का वीडियो डाली हूँ जो कि एक बेसिक मतलब आप नर्सिंग में आते हो आपको ड्रग से रिलेटेड मेन रूल क्या है उस चैप्टर से हमारा क्लियर होता है। और बहुत मतलब 10 डेज का मेहनत था मेरा, बट एक मतलब 2 घंटे का वो वीडियो किया था। ऐसे आईएनसी के अकॉर्डिंग देखें तो मतलब वो चैप्टर को हमें 10 या 12 घंटे देना, बट हम मतलब बहुत ही सिंप्लीफाई वे में 2 घंटे में पढ़ाई हूँ। अगर आपने एग्ज़ाम दे भी दिया है नर्सिंग फाउंडेशन का और नहीं पता तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मेन है फार्माकोलॉजी में बेसिक वहाँ हमारा क्लियर होता है। सो कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ है, इसे हम लोग नहीं दे सकते डायबिटिक मेलाइटस में। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि इस कंडीशन में हाइपोग्लाइसीमिया करवा सकता है। आप बोलोगे कि डायबिटिक मेलाइटस में तो ये ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है तो हमारा तो ऐसा होना चाहिए कि वो ग्लूकोज लेवल कम करे, बट ब्लड में ज़्यादा रहता है। अगर आपने अब ये जो डायबिटिक मेलाइटस वाले पेशेंट होते हैं ना तो ऐसे खाना आपको देना जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्लूकोज लेवल को ज़्यादा कर दे और ना ही ऐसा जो कि कम कर दे, क्योंकि उनके ब्लड में है, टिश्यू में तो ऐसे भी नहीं जा पाता है इस कंडीशन में। और अगर और आपने ऐसी इनको खाना दे मतलब ये सारी चीज़ें दे दी जिनसे उनको ग्लूकोज मिल ही नहीं रहा है तो वो फिर उनको 100 के सब की कंडीशन आ सकती है। सो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है उस टाइम पे। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन में फर्स्ट ही देख रहे हैं बल्क फॉर्मिंग एजेंट, जिसके अंदर सारी चीज़ देख ली। अब हमें लास्ट में मिथाइल सेलुलोज देखना है। तो इट शुड बी टेकन 4 से 6 ग्राम पर डे इसे लेना होता है विद अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड, ताकि ये वाटर को रिटेन करे और फिर वो स्टूल को वाटरी बनाए जिससे बॉडी के बाहर जाए। सेकेंड क्लासिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं स्टूल सॉफ्टनर, जिसके अंदर पहला है डॉक्यूसेटस। इसका इसे शॉर्ट में डॉस भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है डायोसिटाइल सोडियम सल्फोसक्सीनेट। इंपॉर्टेंट है सो ध्यान रखिएगा। इट इज़ एन अनआयनिक डिटर्जेंट। ये सॉफ्ट करता है स्टूल को बाय नेट वाटर एक्यूमुलेशन इन द ल्यूमन बाय एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ये करता क्या है, इट इमल्सिफाई, जैसे कि हम लोग फैट में देखे थे। और यहाँ पे ऐसे भी डिटर्जेंट जैसा बोल रहा है जैसे कि हम लोग देखे हैं ना कि ये क्लॉथ हो गया और वहाँ क्लॉथ देखे थे हम लोग, और यहाँ पे डिटर्जेंट नहीं अगर ले तो वाटर, और इसकी वजह से कुछ नहीं हो सकता। जब हम लोग डिटर्जेंट देते हैं तो ये बॉन्ड को तोड़ता है और इस तरह से ये जो भी कपड़े को साफ करता है, तो उसी तरह से यहाँ पे है कि ये तोड़ेगा क्लोनिक कंटेंट एंड इंक्रीज द पेनिट्रेशन ऑफ वाटर इन फिशेज, जिसके वजह से वाटर फिशेज के अंदर जाएगी और वो जो है वो सॉफ्ट होगा और फिर बॉडी के बाहर जाएगा। साइड इफेक्ट इसका क्या होता है कि पेन और क्रैम्प देखने को मिलता है, और टॉक्सिसिटी, जैसे कि हमारे सिलेबस में तो टॉक्सिसिटी अगर इसका हो जाए तो डायरिया एंड नोजिया। जैसे कि अब कॉन्स्टिपेशन के लिए आप अगर ड्रग ले रहे हो और ज़्यादा डोज में दे दोगे तो नॉर्मल से एबनॉर्मल तो करवाएगी ना, आपको स्टूल को सॉफ्ट करवाना है, डायरिया कंडीशन नहीं करवाना, तो उसके लिए डोज भी आपको नॉर्मल रखना होगा। बट अगर ज़्यादा दे दो तो डायरिया नोजिया ये सब देखने को मिलेगा, और अगर ज़्यादा डायरिया हो गई तो डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। सो ये कॉमन बात है और थोड़ा सा आप दिमाग लगाते हो तो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिक्विड पैराफिन। ये क्या है, ये भी स्टूल सॉफ्टनर में ही आता है। इट इज़ अ विस्कस लिक्विड मिक्सचर है ऑफ पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन दैट वाज इंट्रोड्यूस लैक्जेटिव एज टर्म 19th सेंचुरी में इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इट इज़ अ फार्माकोलॉजिकली इनर्ट टेकन टू 2-3 days। इस सॉफ्ट स्टूल को सॉफ्ट करता है, और डोज में इसे हम लोग 15 से 30 ml ओडी बेसिकली लेना होता है। और यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए, फार्माकोलॉजिकल इनर्ट बोल रहा है, मीन्स कि इसकी वजह से उतना वैसा कोई साइड इफेक्ट बॉडी में नहीं देखने को मिलता है, कोई भी हार्मोन एंजाइम में सब कोई ये इंटरफेयर नहीं करता है बॉडी में।
बेसिकली अपने नेचर के वजह से ये स्टूल को सॉफ्ट करता है और बॉडी से बाहर निकालता है। नेक्स्ट है थर्ड हमारे पास क्लासिफिकेशन स्टिमुलेंट परगेटिव। इसके अंदर इतने सारे सब कैटेगरी है, फिर ड्रग है, तो फिर इजी बनाने के लिए मैं एक ही जगह पे आपके लिए लाई हूँ। सो फर्स्ट है डाइफिनाइल मेथेन, जो जिसके अंदर फिनॉल पैथैलिन पहला आता है। यह जो है अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ फिनॉल पैथैलिन गेट एब्जॉर्ब एंड रिसिक्रेटेड इनटू द इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। ये इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन आप नॉर्मल फिजियोलॉजी से पढ़े हो। सो ये इस तरह से एब्जॉर्ब होता है और नॉर्मली फिर से दोबारा ये रिसिक्रेटेड होगा इंटेरोहेपेटिक के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन का कंडीशन प्रोड्यूस ऑफ सेमी सॉलिड स्टूल, जिसकी वजह से इसका एक्शन मेनली क्या होता है कि सेमी सॉलिड स्टूल को ये बना पाता है। डोज इसका 60 से 130 mg/h की, मतलब ये नॉर्मल आपको पता होना चाहिए। यूनिट फर्स्ट में हम लोग देखे हैं एब्रीविएशन। एचएस का मतलब क्या होता है कि एट बेड टाइम इसे देना होता है। साइड इफेक्ट इसका क्या है कि पिंक यूरिन और पिंक कलर का स्किन देखने को मिलता है। एलर्जिक इरप्शन ये सब भी इसमें देखने को मिलेगा। ये सेकंड इसके अंदर एग्जांपल था विशाकोडिल, जो कि एक्ट लाइक अ फिनोफेथाइलिन, गिवन ओरली से दिया जाता है। डोज इसका 5 से 15 mg होता है। और नेक्स्ट देखिए थर्ड हमारा एग्जांपल था सोडियम पिकोसल्फेट, जो कि डोज इसका अगर देखें तो इससे भी हम लोग बेड टाइम ही देते हैं। 5 से 10 mg इंक्रीज करता है क्लोनिक मोटिलिटी को, और अल्सो इसे हम लोग कोलोनोस्कोपी में भी यूज़ करते हैं। मीन्स कि जब हमें कोलोन के थ्रू देखना हो, विजुअलाइज करना हो, नॉर्मल हम लोग डाइजेस्टिव में पढ़ के आए हैं, तो उससे ये क्लीन करना इंपॉर्टेंट होता है, तो उस टाइम पे हम लोग इससे ही यूज़ करते हैं। सो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिएगा। ऐसे इन लोग इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 से 2 बार रिविजन कीजिएगा, काम चल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी था स्टिमुलेंट परगेटिव में एंथ्रेक्विनोस, जिसके अंदर सेना, कैस्केरा एंड सारगेडा था। सेना जो है एक ट्रेडिशनल इंडियन थेरेपी है, बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज हो रहा है, इसीलिए इसे पढ़ना और भी इंपॉर्टेंट है। कैस्कारा सारगेडा बल्क थॉर्न ट्री से लिया जाता है। ये बेसिकली पेड़ के छाल पाउडर फॉर्म में रहता है। डोज अगर देखें तो 10 से 20 mg एट बेड टाइम पे देना होता है। साइड इफेक्ट में इसमें भी स्किन रैसेस एंड कोलोनिक अटोनी देखने को मिलती है। क्वांटा इंडिकेटेड ए लैक्टेटिंग मदर में रहता है, इस टाइम पे नहीं देना होता। सो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। ऐसे तो क्वांटा इंडिकेशन में आप प्रेगनेंसी, लैक्टेटिंग मदर, न्यू बच्चे और फिर हाइपर सेंसिटिविटी लिखने के लिए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट आता है, इंपॉर्टेंट बात है कि WHO जो है ड्रग लिस्ट इंक्लूड सेना को लैक्जेटिव की तरह रखा है, बट वही नेशनल इसेंशियल ड्रग लिस्ट में ये जो इधर हम लोग देखे थे विसाकोडिल एंड इसागोल एलोंग विथ सेना, इन लोगों को भी ये लिस्ट में रखा है, बट WHO सिर्फ लैक्जेट मतलब ये सिर्फ इसे ही रखा है, सेना को ही। सो ये इम्पॉर्टेंट। सो इसमें ऐसा कुछ आपको ये नहीं करना है। बेसिकली WHO के लिस्ट में इसलिए पूछा जा सकता है कि सेना जो है वो लाइजेक्टिव की तरह रखा गया है, बाकी इन ड्रग को ये WHO नहीं रखा है। ट्रेडिशनली बहुत लंबे समय से यूज़ भी होते आ रहा है। सो ये बस यही ध्यान रखें कि WHO लिस्ट में आज भी है, इन लोगों को हटा दिया गया, बट हमारा नेशनल में ये सारे ड्रग भी आते हैं, जो कि हम लोग पहले देखे। लास्ट हम लोग देख लेते हैं 5H24 एगोनिस्ट कैटेगरी, जो कि स्टिमुलेंट परगेटिव के अंदर है। इट इज़ अ स्पेसिफिक 5H24 रिसेप्टर एगोनिस्ट दैट फैसिलिटेट कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमिशन, जो कि जब भी कोलिनर्जिक की हम लोग अगर बात करें, जो कि पारासिम्पैथेटिक के अंदर आता है, तो पारासिम्पैथेटिक करता क्या है, ये हमारे जीआई के लिए, क्योंकि जब आप नॉर्मल रिफ्रेश रहते हो, सिंपैथेटिक फाइट एंड फ्लाइट मोड को ऑन करता है, और पारासिम्पैथेटिक हमारे जब आप आराम के कंडीशन में रहते हो, तो सारा आपका जीआई मोटिलिटी ये सब सही रहता है। सो उसी को ये एगोनिस्ट की तरह काम करेगा, उसी की तरह एक्शन करेगा, जिसकी वजह से स्टिमुलेट होकर और पेरिस्टालसिस से सब सही होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन में हेल्पफुल होता है। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो, ज़्यादातर फीमेल में ही कॉन्स्टिपेशन, मतलब ऐसा डेटा देखा गया है कि फीमेल में कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा देखने को मिलती है। अब रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें से रीज़न ये भी है कि लड़कियां मतलब अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस होती है, ज़्यादा खाना वाना वो नहीं खाना चाहती, मतलब कम कम खाना और अपने बॉडी को स्लिम रखना, जीरो फिगर रखना, तो इसकी वजह से उन लोगों में देखने को मिलती है। बट जो भी लड़कियाँ देख रही है, प्लीज़, जैसे मैं भी पतली हूँ, बट ऐसा नहीं है कि खाना छोड़ना, क्योंकि अभी आप मतलब होता क्या है कि अगर आप किसी को दिखाने के लिए अगर आप पतली होना चाहती हो, तो वो बहुत गलत है।
क्योंकि आप अपने बॉडी को जितना स्ट्रांग रखोगे आगे चल के वो मतलब किसी पे आपको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, आपके लिए वही अच्छा रहेगा। सो ऐसा कभी नहीं सोचना। आप ऐसे भी आप लोग बहुत बड़ी हो गई और ग्रेजुएशन मतलब नर्सिंग कर रहे हो, तो अपने हेल्थ का भी अच्छे से ध्यान रखेगा। ये नहीं कि अपने बॉडी को सही रखना है तो कम खाना कम दिखाना, कुछ नहीं, अपना बॉडी को हेल्दी रखिए। हो सके तो जिम विम भी ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। डोज अगर देखें तो 2 से 4 ओरली देना रहता है ओडी। साइड इफेक्ट अगर देखें तो एब्डोमिनल पेन एंड हेडक देखने को मिलेगा। लास्ट हमारा कैटेगरी था कैस्टर ऑयल, तो ये पावरफुल एंड ओल्डेस्ट परगेटिव है। जब हम लोग इनिमा देखे तो वहाँ भी देखे थे। एडल्ट में इसे 15 से 20 ml यूज़ करना होता है, लिक्विड फॉर्म में बेसिकली रहता है। वही चिल्ड्रन में 5 से 15 ml इसे यूज़ करना होता है। बच्चे में ऐसे भी कम डोज होती है क्योंकि वो हमारे इतना उनका पावरफुल नहीं रहता है सिस्टम। देखो आपको लगेगा कि मैम क्या आप पढ़ते जा रही हो, मतलब नींद आ रही है, बोरिंग लग रही है, नहीं, आप एक बार बस समझने की कोशिश करो। इसमें हम लोग देख क्या रहे हैं कि स्टूल हार्ड हो चुका है, बॉडी से बाहर इजीली नहीं जा पा रहे, इवैक्यूएट नहीं हो पा रहा है, तो चाहे स्टिमुलेट करके लिक्विड ला के कैसे भी उसे सेमी सॉलिड बना के बॉडी से बाहर फेंकना है। सो सारे ड्रग का कहीं ना कहीं वही मिलता जाएगा। ये सारी चीज़ों अगर मैं बताऊं कि अब इतना क्यों लिखना है, वैसे तो मैं यहाँ से भी समझा के आपको जा सकती थी, बट यूनिवर्सिटी में आपको लिखना ही पड़ता है, इसलिए ये सारा चीज़ लिख के और समझा पा रही हूँ, मतलब समझा रही हूँ मैं आपको। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन में ऑस्मोटिक परगेटिव। ऑस्मोटिक परगेटिव के अंदर इतने सारे बेसिकली ये है क्या, ऑस्मोटिक परगेटिव आर सॉल्युबल बट नॉन एब्जॉर्बल कंपाउंड दैट रिजल्ट इन इंक्रीज स्टूल लिक्विफाई बाय ऑस्मोटिक एक्टिविटी। ये नॉन एब्जॉर्बल है, एब्जॉर्ब हो जाएगा तो काम फिर कौन दिखाएगा। सो नॉन एब्जॉर्बल है। और ऑस्मोटिक का अगर आपको याद है तो पैसिव के थ्रू जो वाटर है वो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जाना चाहता है, तो कंसंट्रेशन क्योंकि स्टूल में बेसिकली पानी वाटर कम है, तो इसका ऐसा नेचर है कि ये जाएगा तो ये वाटर को खींचेगा क्योंकि ऑस्मोटिक एक्टिविटी इसको दिखाना है, इसीलिए इसे ऑस्मोटिक बोलते हैं। और ऑस्मोसिस में होता क्या है, लो कंसंट्रेटेड टू हाई कंसंट्रेशन वाटर जाता है, और हमें पता है स्टूल में कंसंट्रेशन हाई हो चुका है और वाटर कम हो चुका है, और हमें ऐसी ही चीज़ चाहिए जो कि वाटर को खींच के लाए, और ये है ही ये ऑस्मोटिक परगेटिव ऐसा ही है जो कि कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है और वाटर को लगा, जिससे कि कंडीशन में रिलीफ मिलेगी। दिस ड्रग ड्रॉ वाटर फ्रॉम द ल्यूमेन डिस्टेंटेड बॉवेल एंड स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस काउजिंग द इवैक्यूएशन ऑफ वाटरी सॉलिड विद इन द 1 से 3। अगर इसे देते हो तो ये वाटर को खींचेगा और स्टूल को वाटरी बनाएगा, और विद इन 1 से 3 आवर के अंदर स्टूल को इवैक्यूएट कर देगा जो कॉन्स्टिपेशन हो रखी थी। मोस्ट पावरफुल एंड रैपिडली एक्टिव एजेंट है, बहुत ज़्यादा इसे यूज़ किया जाता है। अगर डोजेस देखें ऑस्मोटिक परगेटिव का तो इसके अंदर बहुत सारे ड्रग हम लोग देख रहे हैं। मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, इसे एप्सॉन सॉल्ट, और इसे सोडियम सल्फेट को ग्लाउबर्स सॉल्ट भी बोलते हैं। इसे हमें 5 से 15 ग्राम डोज में लेना होता है, और इसे 10 से 15। सोडियम फॉस्फेट को वही 6 से 12 ग्राम, मतलब 12 ग्राम। सो ये तो याद ही करना होगा, और क्या ही हम लोग, और याद तो रहती भी नहीं, बट जितना आप याद रख तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हम लोग इसी के अंदर और जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड था, उसे एक एक ड्रग को देखें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इसे यूज़ किया जाता है। तो ये कॉमनली यूज ऑस्मोटिक परगेटिव में सबसे ज़्यादा ये कॉमन यूज होने वाला है। ऑल्सो यूज एन एंटी एसिड की तरह भी इसे यूज हम लोग करते हैं, क्योंकि हाइड्रोक्साइड है ना, OH की कंडीशन है ना, तो जब भी एसिड की कंडीशन रहेगी तो इसे न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए वहाँ पे यूज होता है। गिवन एज 8% ये वेट बाय वेट यहाँ पे आता है। फ्लेवर सस्पेंशन इन ये डोज ऑफ 30 ml पर डे इसे देना रहता है। लैक्टुलोज अगर देखें जो कि इसी के अंदर एग्जाम्पल के अंदर है, अब ये चार्ट देखते हो तो आप रिलेट कर पाओगे, नहीं तो आप सोचोगे मैम क्या ही पढ़ा रही है। सो लैक्टुलोज नॉन एब्जॉर्बल शुगर यूज टू प्रिवेंट और ट्रीट क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में इसे यूज करते हैं, नॉन एब्जॉर्बल है। ये प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर में कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है, वहाँ पे ये मतलब यूजफुल रहता है। साइड इफेक्ट अगर देखें तो फ्लैटस की कंडीशन, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, क्योंकि ये फ्लैटस की कंडीशन शुगर की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट आता है डोज अगर देखें तो 10 ग्राम BD एंड प्लेंटी ऑफ वाटर यहाँ पे यूज करना होता है ताकि वाटरी बना सके स्टूल को। सो इस तरह से हमारा लाइजेटिव परगेटिव भी खत्म होता है। क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन के अंदर ड्रग्स देखे, सबका बेसिकली यही काम आ रहा है कि कैसे वाटर को खींच के और स्टूल को
लिक्विफाई कर रहा है, स्टूल सेमी सॉलिड हो रही है, सॉफ्ट हो रही है, स्टिमुलेशन ज़्यादा हो रहा है, पेरिस्टालसिस के थ्रू बाहर फेंक रहा है। तो यही सारी चीज़ें थी। अब हम लोग ड्रग इंट्रैक्शन जो हमारे सिलेबस में देखना है ड्रग का, तो ये इसका भी देख लेते हैं। लैक्सेटिव पेरिगेटिव में बेसिकली जो डॉक्सेट सोडियम शुड नॉट बी कोप्रेस, मतलब साथ में हम लोग लिक्विड पैराफिन के साथ नहीं दे सकते, क्योंकि ये परफाउंड डायरिया बहुत ही भयंकर रूप से डायरिया कॉज करवा सकता है। सो ध्यान रखिएगा। ड्रग इंट्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ, आप पूछोगे कि याद रखना है नहीं रखना है, अगर आप याद कर ले हो तो वेल एंड गुड, कभी कभी पूछ दे सकता है, नहीं तो कॉम्पिटिटिव में तो ये रहता है और ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। आजकल तो मेंस में अगर आप थोड़ा सा भी नॉर्शेट से वास्ता रखते हो तो इस बार की ये नॉर्शेट की मेंस में 7 से 8 क्वेश्चन फार्माकोलॉजी से गया था। सो या बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फ्यूचर के लिए भी। रोल ऑफ नर्स क्या होगा लैक्सेटिव पेरिगेटिव में, तो असेस पेशेंट हिस्ट्री कंडीशन जैसे कि बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, एब्डोमिनल पेन, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, दैट में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड। यूज ऑफ लैक्सेटिव एंड पेरिगेटिव इस कंडीशन में नहीं यूज करना, और कॉन्ट्राइंडिकेशन में भी ये सब पॉइंट आप लिख सकते हो। इससे ये आपको पहले ही असेस करना होता है। चेक द फॉर इंट्रैक्शन विद द अदर मेडिकेशन द पेशेंट इज टॉकिंग, कोई और ले रहा है, कैसे पहले से पैराफिन ले रहा था, तो जैसे कि हम लोग को ये डॉस वाला जो पहले हम लोग देखे थे नहीं यूज़ करना है, तो ये सब आपको पहले ही पता करके रखना होगा। नेक्स्ट आता है एजुकेट द पेशेंट अबाउट करेक्ट टाइमिंग एंड डोजेज, ये तो सारे ड्रग में हमें बताना होता है। सो ये आपका रोल है। एडवाइस है इंपॉर्टेंस ऑफ हाई फाइव एडवोकेट फ्लूइड इनटेक, जब भी कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन घर में भी देखने को मिले तो क्या करना होता है, फाइबर रिच डाइट देना और साथ साथ वाटर, जिसकी वजह से टूल सॉफ्ट हो और बॉडी से बाहर इवैक्यूएट हो। मॉनिटर द पेशेंट रिस्पॉन्स इंक्लूडिंग बाउल मूवमेंट, कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल और एनी एडवर्स रिएक्शन, तो ये भी आपको देखना है। ड्रग का अगर एडवर्स रिएक्शन हो तो जल्दी से देख के और एलर्जी से बचाना, मतलब और वो कंडीशन वर्स ना हो। वॉच फॉर अ साइन डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, एनी एडवर्स रिएक्शन रिपोर्ट देम प्रो, मतलब जल्दी से अगर आपको दिखता है कोई साइड इफेक्ट या फिर एडवर्स इफेक्ट ऐसा, तो आपको जल्दी से बताना है डॉक्टर को, ताकि वो कम किया जा सके। डॉक्यूमेंट एडमिनिस्टर, मतलब और क्या है, जितने भी ड्रग है वो डॉक्यूमेंट करना आपका काम है। तो वही सब बस नॉर्मल रोल ऑफ नर्स में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। सो यहाँ पे लैक्सेटिव पेरिगेटिव भी हमारा खत्म होता है। अब तक का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वैसे जिनको मतलब बोरिंग लग रहा हो या फिर नॉर्मली 1 आवर के बाद ऐसे भी हम लोग नहीं देख पाते हैं, तो वो पानी वानी पी लीजिए, थोड़ा सा लंबा गहरा सांस ले लीजिए। सोना नहीं है, क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट ड्रग स्टार्ट हो रहा है। वैसे तो मैं सोची थी कि एंटी जो पेप्टिक अल्सर ड्रग है उसे पहले ही पढ़ा दूँ, बट क्योंकि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, सो ये यहाँ पे आया 1 आवर के बाद आया, सो आपको यहाँ ही देखना है। सो एंटासिड एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग को देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एग्जाम पूछता है। सो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, फिर हमारा एक ही टॉपिक बचेगा जो कि उतना भी टाइम इसमें नहीं लगेगा। सो एंटासिड सबसे पहले देखते हैं। वैसे तो अगर आप डीप जाते हो, बुक से पढ़ते हो, तो पेप्टिक अल्सर का जो एंटी है उसी के अंदर ही आता है, उसी ड्रग के अंदर आता है, बट हमारे सिलेबस में एंटासिड पहले दिया हुआ है। और आप खुद ही सोचिए कि पेप्टिक अल्सर में बेसिकली नॉर्मली यही होता है कि एसिड ज़्यादा हो जाते हैं, HCl ज़्यादा हो जाता है, और HCl का ऐसा नेचर है कि हमारे इस पे अगर हैंड पे ये गिरे तो ये पूरा बॉडी को, बोन को पेनिट्रेट करके बाहर आ सकता है। सो नॉर्मली ये वही अगर ज़्यादा होने से स्टमक, तो आप ये भी सोच सकते हो आगे, हालांकि मैं बताऊंगी कि जब हमारे बोन को ये पेनिट्रेट करके बाहर आ सकता है तो ये स्टमक में आखिर रह कैसे लेता है। तो मतलब बाय गॉड, मतलब भगवान की कृपा से हमारे पास म्यूकस लेयर है जो कि इस HCl को बर्दाश्त कर पाता है। बट अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, फिर कोई ऐसी कंडीशन हो जाए जहाँ पे म्यूकस लेयर ही हट जाए, तो ये पेप्टिक अल्सर देखने को मिलती है। या फिर एसिड ज़्यादा रिलीज हो रहा है, तो बहुत सारे मतलब ये वे है कि हम लोग उसे कम करें। बट यहाँ पे पहले तो देखेंगे कि अगर HCl ज़्यादा हो रहा है उसी से प्रॉब्लम हो रही है। ये कई बार एसिड रिफ्लक्स सब की कंडीशन होती है, तो उस टाइम पे हमें एंटा एसिड देना होता है। कि आपने कई बार समोसा ले लिया होगा, मतलब समोसा ज़्यादा खा लिया होगा जिसकी वजह से अजीब सा बर्पिंग हो रही है, इनो ये सब ले लेते हो, तो वो सब क्या है, एंटा एसिड पहले हमें देखना है, फिर हम लोग पेप्टिक अल्सर देखेंगे। सो एंटा एसिड में ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना। एंटा एसिड आर अ वीक बेसिक सॉल्ट विच न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एसिड एंड राइज गैस्ट्रिक पीएच। नॉर्मल सी बात है कि HCl एसिडिक लेवल का होता है, बॉडी में ज़्यादा होने से एसिडिटी की कंडीशन होती है। तो अब हम लोग बेसिक चीज़ देंगे जो कि वीक होता है, ऐसा भी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं देना है आपको। सो बेसिक जब देंगे तो ये इसके जो एसिडिक हो रखा है उसको न्यूट्रल करेगा, और पीएच जो बहुत कम हो रखी थी उसे राइज करेगा। नोट यहाँ पे ध्यान रखना है कि एंटासिड व्हेन टेकन इन एम्प्टी स्टमक, तो ये
30 से 60 मिनट तक काम करेगा। वही अगर आप खाने के साथ या फिर खाने के बाद लेते हो तो 2 से 3 घंटे तक ये काम करेगा। अब इसमें कोई दिमाग लगाने वाली ऐसी बात है नहीं, क्योंकि आप खाने से पहले अगर लेते हो तो जब खाना लोगे तो एसिड सीक्रेट हो जाएगा, और एसिड सीक्रेट हो जाएगा तो फिर इसका काम बंद हो जाएगा। लेकिन वही खाने के साथ या फिर खाने के बाद सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है, तो उस टाइम पे ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि जब आप खाना लोगे तभी तो एसिड सीक्रेट होगी। सो ये बस नॉर्मल सी बात है। क्लासिफिकेशन अगर देखें तो सिस्टेमिक और नॉन सिस्टेमेटिक एंटा एसिड आता है। सिस्टेमिक के अंदर सबसे पहले देखें तो दे आर हाईली वाटर सॉल्युबल एंड आर एब्जॉर्ब इन फ्रॉम द गट, मतलब ब्लड में जाएगा, सिस्टमेटिक में जाएगा, इसीलिए सिस्टमेटिक एंटा एसिड बोल रहे हैं। रैपिडली न्यूट्रलाइज एसिड स्टमक लोकली एक्ट ओनली द शॉर्टर ड्यूरेशन, काम तो अच्छा करता है बट शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए रहता है। सोडियम, इसका एग्जांपल अगर देखें तो सबसे पहला आता है सोडियम कार्बोनेट, सबको पता है, पावरफुल एंड रैपिड एसिड न्यूट्रलाइजर है। आल्सो यूज, पहले भी आप इसके बारे में बायोकेमिस्ट्री में ही पढ़ के आए हो। आल्सो यूज फॉर अल्कलाइन यूरिन एंड ट्रीट एसिडोसिस, क्योंकि ये ऐसे भी इसका जो बेसिक नेचर है, तो जब भी हमारे बॉडी में ये एसिडोसिस की कंडीशन है तो ये न्यूट्रलाइज करके उसे भी ये ठीक करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कहाँ होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि आप इसके अंदर सोडियम भी है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। सो ये सोडियम, ठीक है, HCO3 तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया, बट ये सोडियम क्या करवाता है, वाटर को खींच के, मतलब वाटर लाता है। तो इस कंडीशन में ये एडिमेटस कंडीशन हो सकती है। सो इट इंक्रीज सोडियम लोड विच में लीड एडिमा, इसीलिए ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। आप चाहो तो अलग से लिख लीजिएगा, बट क्योंकि हमें थ्योरी से बताना तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन मैं पहले नहीं बताई। ये पल्मोनरी एडिमा, सीवियर हाइपरटेंशन, इस सब में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वाटर लेवल को और भी बढ़ा देगा। सोडियम सिट्रेट, इट इज हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी टू, मतलब सिस्टमेटिक एंटा एसिड का सेकेंड एग्जाम्पल है सोडियम सिट्रेट। ये जो है सिमिलर प्रॉपर्टी होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। 1 ग्राम जो है वो 10 मिली इक्विवेलेंट HCl को कम करता है, तो आप नॉर्मली ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट आता है नॉन सिस्टमेटिक एंटा एसिड। अब इसमें क्या है, नॉर्मल सी बात है कि वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जा रहा है, बट ये नहीं जाएगा। नॉर्मल जो चीज़ें हैं लाइक जिसकी वजह से एसिडिटी हुई है उसको सिर्फ न्यूट्रलाइज करेगा, पकड़ पकड़ के या फिर पकड़ेगा। सो समझाने के लिए बोल रहे, देखिए क्या है, दे आर इनसॉल्युबल बेसिक कंपाउंड एंड न्यूट्रलाइज एसिड इन द स्टमक। ये क्या है, दे आर पुअरली एब्जॉर्ब फ्रॉम द गट, गट से ये एब्जॉर्ब नहीं होगा, इसलिए तो इसे नॉन सिस्टमेटिक बोल रहे हैं, ब्लड में नहीं जाएगा। डू नॉट कॉज एनी सिस्टमेटिक एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंस। अब ये क्या होता है कि अगर आपने ज़्यादा बॉडी में दे दिया तो हो सकता है कि मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस भी करवा दे, क्योंकि वो ब्लड में गया है, और ब्लड में जब भी फिर SCO3 का लेवल ज़्यादा होगा तो कंडीशन देखने को मिलेगी। बट क्योंकि ये तो ब्लड में जा ही नहीं रहा है, तो इसका ज़्यादा साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट सब नहीं देखने को मिलेगा। सो ये क्या है, न्यूट्रलाइज कैसे आखिर काम करेगा, तो स्टमक एसिड के साथ है बाइंडिंग टू हार्मफुल सब्सटेंस लाइक का पेप्सिन हो गया, बाइल एसिड हो गया, समटाइम फॉर्मिंग प्रोटेक्टिव बैरियर भी बना देगा, जिसके वजह से विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब दस प्रिवेंटिंग स्टमक एल्कोलोसिस, मतलब एब्जॉर्ब नहीं होगा और एल्कोलोसिस कंडीशन से बचाएगा, और साथ ही साथ ये एसिडिटी को कम भी कर रहा है। सो इसके अंदर एग्जाम्पल कौन से अंदर है, फर्स्ट एग्जाम्पल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 1 ग्राम न्यूट्रलाइज करता है 30 मिली इक्विवेलेंट HCl को, जो कि अच्छा है मैग्नीशियम। सेकेंड एग्जाम्पल है मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, जो कि 1 ग्राम न्यूट्रलाइज करता है 10 इक्विवेलेंट HCl को, बट क्लिनिकल एफिकेसी इज वेरी लेस इसका रहता है। कैल्शियम कार्बोनेट नेक्स्ट है, ये पोटेंट है, रैपिडली एक्टिंग न्यूट्रलाइज करता है, मतलब अच्छा है, इसे हम लोग यूज कर सकते हैं। सो ये सारे नॉन सिस्टमेटिक एंटासिड के अंदर है। सो ये एंटासिड में इतना ही बस इनफ है। ऐसा आपसे नॉर्मली पूछता है एंटा एसिड एंड ये एंटी पैप्टिक अल्सर ड्रग। सो इसमें सिस्टमेटिक, नॉन सिस्टमेटिक और कुछ ड्रग का एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, इतना इनफ है, क्योंकि उतना आपके पास टाइम भी नहीं रहेगा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंटी पैप्टिक अल्सर ड्रग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे समझने के लिए पहले जैसे मैं वॉमिटिंग का समझाई उस तरह से फिजियोलॉजी समझाऊंगी, जिसके बाद ये भी आसान हो जाएगा। सो डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं, क्योंकि ये आता ही आता है, 10 मार्क्स में भी आ सकता है। सबसे ज़्यादा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग आर अ फार्माकोलॉजिकल एजेंट यूज टू ट्रीट अल्सर इन द स्टमक और ड्यूडेनम बाय आइदर रिड्यूसिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, न्यूट्रलाइजेशन और प्रोवाइडिंग म्यूकोजल प्रोटेक्शन। ठीक है, कुछ नहीं इसमें बोला है। एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं
जो कि अगर आपने पेप्टिक अल्सर पढ़ा है तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, अगर आपने फोर्थ सेम का मतलब थर्ड सेम का एग्ज़ाम दे लिया है तब तो आपने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रखा होगा। और जिन लोगों ने नहीं दिया है, पेप्टिक अल्सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर देखिएगा। इस कंडीशन में होता क्या है कि एसिड की वजह से स्टमक में या फिर ये ड्यूडेनम में कंडीशन होती है, मतलब ये HCl से म्यूकस लेयर जो है वो हट जाता है, तो ये कंडीशन को ही हम लोग पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। सो और अच्छे से समझने के लिए आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। तो ये पेप्टिक अल्सर जो है, देखिए नॉर्मल, जैसा कि मैं HCl का आपको बताई कि ये हमारा स्टमक है हमारे पास, तो यहाँ पे हमें पता है कि जो पैराइटल सेल है उससे बेसिकली एसिड रिलीज होता है। जब एसिड रिलीज होगा और ये अपना जो भी प्रोटीन का डाइजेशन इस सब में ये हेल्पफुल होता है, बट इसमें ये इतना pH इसका कम है कि इतना पोटेंट है कि हमारे अगर ये हैंड पे गिर जाए तो इससे पेनिट्रेट कर सकता है। तो दिमाग में तो आएगा ही आएगा कि इसे क्यों नहीं ख़राब कर रहा है, मतलब ये स्टमक कैसे बच रहा है, इसे क्यों नहीं ख़राब मतलब पेनिट्रेट या फिर ये कर रहा है। तो यहाँ पे ये बैरियर होता है, म्यूकोजल लेयर होता है, जिसके वजह से इसका इफेक्ट इस पर नहीं दिखता, मतलब ये नॉर्मली अपना काम करेगा, बट किसी रीजन की वजह से या फिर HCl ही ज़्यादा हो जाए, एसिडिटी ज़्यादा हो जाए, तो ये पावर नहीं झेल पाएगा, इसका ज़्यादा पावर। साथ ही साथ कुछ रीजन की वजह से लाइक इक्वल ये जो हमारे पास H पाइलोरी है उसके वजह से देखने को मिलता है कि पेप्टिक अल्सर, तो ये म्यूकोजल लेयर को हटा देता है, या फिर अदर भी बहुत रीजन है वो सब देखेंगे। तो या फिर म्यूकस लेयर हट जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए या एसिड ज़्यादा हो जाए, इन सब के वजह से पेप्टिक अल्सर देखने को मिलता है। तो आपको काम क्या करना है, एसिड को कम करना है, या फिर ये लेयर अगर परफोरेट हो गई है, क्योंकि एसिड ज़्यादा होगा तो परफोरेट म्यूकोजल लेयर होगी ही होगी, तो यहाँ पे लेयर बना देना है और उससे से रिलेटेड ड्रग देखेंगे। लेकिन इतना ही जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे तो फिजियोलॉजी में आप पढ़ के आए हो, बट फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ, नहीं याद रहते ठीक है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सच में बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और आपका सपोर्ट मुझे बस इतना चाहिए कि नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब नहीं की, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप BSc नर्सिंग में हो, आपके सिलेबस में जहाँ भी प्रॉब्लम हो या फिर जो भी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपका वो क्लियर करूँ, या फिर सब चीज़ें आपके लिए ही है। कोई भी नई नोटिफिकेशन आए तो आपको मिले और आप देख सको, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी चैनल के बारे में पता चल सके, क्योंकि मैं अपने तरफ से बेस्ट देती हूँ, बाकी सब्सक्राइबर कम है या फिर ये सब की वजह से वैसे तो मैं डिमोटिवेट नहीं होती हूँ, क्योंकि ठीक है, अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब कर ही देंगे और शेयर करेंगे ही करेंगे, लाइक भी करेंगे, बट ये एफर्ट मतलब ये चीज़ें तो आप ही कर सकते हो। अगर जिनको नहीं अच्छा लगती, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आप वो भी कमेंट में लिखिएगा, मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरा सपोर्ट भी, मतलब इस चैनल फैमिली बनिए, सपोर्ट कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं, बेसिकली हमें समझना है और समझाती हूँ मैं आपको। क्या होता है कि सबसे पहले स्टमक में 6 टाइप के सेल होते हैं, जिसमें सबके बारे में हमें नहीं जानना, डोंट वरी, और एग्ज़ाम के लिए भी नहीं, बस आपको समझने के लिए। इंट्रोक्रोमैफिन सेल, पैराइटल सेल और जी सेल। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैराइटल सेल, क्योंकि इसी से हमें पता है कि HCl हमारा सीक्रेट होने वाली कंडीशन है। अब HCl और पैराइटल का क्या है कि जैसे ही आप फूड लेते हो तो सबसे पहले जो हमारा स्टमक का गैस्ट्रिन है उसे ये एक्टिवेट करता है, और नेक्स्ट ये हम फूड, मतलब हमारे जैसे कि हमें अब आज भी, पहले नानी दादी को नहीं पता था या फिर मम्मा को नहीं पता था, पर फिर भी वो बोलती थी कि खाते वक्त फ़ोन यूज़ नहीं करो। क्यों नहीं, और हमें भी नहीं यूज करना चाहिए, बिकॉज जब हम लोग खाना खाते हैं तो इसका हमारे ब्रेन पे इफेक्ट, और उससे हमारा वेगस नर्व स्टिमुलेट होता है, और उससे एसिटाइल कोलिन SAH आता है, जिसके वजह से डाइजेशन अच्छे से होती है। बट अनफॉर्चुनेटली, मतलब मेरा भी, वैसे मैं अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ, बट सम टाइम मैं देखते देखते ही खाती हूँ, सो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से इसका ये हार्मफुल इफेक्ट हमारे बॉडी पे है। सो ये होता क्या है कि जैसे कि ये गैस्ट्रिन हो गया या फिर ये वेगस है, तो इससे ACH आ रहा है, और ये जो हमारा गैस्ट्रिन है वो जी सेल से रिलीज हुआ, और ये जो है, अब हमारे पास बात रही, इसका यहीं पे काम खत्म हो गया कि जी सेल गैस्ट्रिन को रिलीज किया, जो कि हार्मोन है, इससे ब्लड में आ गया, और इससे जाके बाइंड होना होता है ECL, इंट्रोक्रोमैफिन सेल से। सो इससे अब बाइंड होने के लिए हमें पता है, यूनिट 1 से ही देखते आ रहे हैं कि रिसेप्टर होती है, तो ये
ये जो गेस्ट्रिन है वो CCK2 से बाइंड होता है और ये ECL पे एक मतलब M3 है जिससे कि ACH बाइंड होता है, जो कि यहाँ भी वेगस नर्व है और इधर भी वेगस नर्व से आया, जो कि यहाँ पे हमें पता है वेगस नर्व है, तो ये गैंग्लियन के पास अब इसे ACH बाइंड कहाँ होगा नहीं पता, तो आगे बताऊंगी मैं आपको कि ये मस्कर्निक और न्यूरो वाला रिसेप्टर होता है, तो इससे ये जो M3 है टाइप इससे बाइंड होगा और बाइंड होने के बाद इससे रिलीज होता है हिस्टामिन, जो कि ECL सेल रिलीज करता है, तब जाके ये यहाँ बाइंड होता है। अब आपको कन्फ्यूजन होगी, डोंट वरी, सिर्फ समझिए। पैराइटल ECL सेल में सिर्फ 2 ही रिसेप्टर है, बट पैराइटल सेल में CCK2, H2, M3 और EP3 है। अब इसका क्या मतलब, यहाँ से जो हिस्टामिन आया वो बाइंड होगा H2 से, और ये बाकी सारा चीज़ वही है, गेस्ट्रिन यहाँ भी जाएगा, इससे बाइंड होगा, और ये M3 वाला ACH है यहाँ भी बाइंड होगा। बट अब ये डायरेक्ट क्यों नहीं बाइंड हुआ, इन लोग हिस्टामिन के साथ जब जाता है तो ज़्यादा पोटेंट रहता है, और जब इन लोग बाइंड हो जाएंगे तो ये जो प्रोटॉन पंप वाला जो चैनल है उससे H जो है वो इधर रिलीज होगा और K जो है वो बॉडी में जाएगा, मीन्स कि एसिड का इस तरह से रिलीज होता है। नॉर्मल फिजियोलॉजी आप पढ़ के आओ पैराइटल सेल से, बट यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, इस तरह से ये जो काम कर रहा है, किस तरह से ये यहाँ पे एसिड रिलीज हुआ, जब आप जान जाओगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा कि ड्रग कौन सा हमें, क्योंकि इसके क्लास बहुत सारा होता है, बहुत कंफ्यूज होते हो आप, लेकिन अब आज से नहीं कंफ्यूज होगे। सो इस तरह से काम किया, कुछ नहीं मैं बताई, फूड आया, जी सेल गेस्ट्रिन रिलीज किया, गेस्ट्रिन और इधर से वेगस नर्व जो है वो एसीएच रिलीज किया। ये अकेले अगर जाए तो उतना काम नहीं करेंगे, अच्छे से काम करने के लिए ECL से जाके रिसेप्टर से बाइंड करेंगे जिससे हिस्टामिन रिलीज होगा, और हिस्टामिन जाके अब ये तीनों जाके इनसे बाइंड होंगे, जिसकी वजह से ये जो भी एसिड H+ है प्रोटॉन पंप से आएगी। अब एक कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन का है कि ये इसे रोकता है, आगे मैं बताऊंगी, पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रही है। अगर हमें नॉर्मली एसिड हमें अगर बंद करना हो, जो कि पेप्टिक अल्सर में हम लोग करते यही है, तो PP को बंद कर दिया जाए, बाकी दुनिया कुछ भी कर रहा है हमें नहीं पता, अगर इसको बंद कर दे तो अल्टीमेटली मेन गोल तो ये है इन लोगों का ना, फाइनल स्टेप, कि ये H+ रिलीज कर रहा है जिसकी वजह से ज़्यादा एसिडिटी हो रही है। सो पेप्टिक अल्सर में सबसे मतलब ड्रग ऑफ चॉइस और सबसे पोटेंट ड्रग ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है, और कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। सो इस तरह से काम करता है। वही H. पाइलोरी का देखें तो यहाँ पे समझने में आपको प्रॉब्लम होगी, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, आगे बताऊँगी कि H. पाइलोरी ये गेस्ट्रिन का सिक्रेशन ज़्यादा करवा देता है, जिसकी वजह से अगर गेस्ट्रिन बॉडी में ज़्यादा आ रहा है तो ये इन लोगों से ज़्यादा बाइंड होगा, फिर हिस्टामिन ज़्यादा आएगा और इस सारे फिनोमिना से ज़्यादा एसिड और रिलीज होगी, जिसकी वजह से म्यूकोजल लेयर हट जाएगा और अल्सर हो जाएगी। बट ये डायरेक्टली गेस्ट्रिन के साथ कुछ नहीं करता, उसको इन्हांस नहीं करवाता है। इसे रोकने के लिए नॉर्मल हमारा फिजियोलॉजी है कि सोमैटोस्टैटिन हमारे बॉडी में आता है और ये गेस्ट्रिन को मतलब नॉर्मल करता है, कि जब चीज़ें ज़्यादा होती है तो उसे कम भी तो करना होता है। सो ये जब H. पाइलोरी आता है तो इसको कम कर देता है। भैया अब ये कम हो गया तो इसको रोकने वाला है कौन, इसको निगेटिव इफेक्ट कोई डाल ही नहीं सकता, जिसकी वजह से ज़्यादा एसिड रिलीज होता है, और वही H. पाइलोरी पेप्टिक अल्सर के लिए मेन है, ये कॉज करवा देता है। सो या इतना था। अब हम लोग एक एक ड्रग के बारे में पढ़ेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो अगर एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग में क्लासिफिकेशन देखें तो बेसिकली हमें 6 ध्यान देना होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, साथ ही साथ H2 रिसेप्टर, क्योंकि देखे थे कि जब तीसरा दोस्त मीन्स कि हिस्टामिन मिल रहा था जो कि ECL सेल रिलीज कर रहा था, तभी वो पोटेंट रूप से H+ रिलीज होता है ल्यूमेन में। सो ये एक तो इससे एंटागोनिस्ट मीन्स कि इस रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, या फिर प्रोटॉन पंप को ही ब्लॉक कर देंगे, या फिर जो ACH वाला आ रहा था तो उसे ये ब्लॉक करने के लिए हम लोग एंटीकोलिनर्जिक देते हैं, या फिर हमारा जो ये हमारा लास्ट है ये EP3 वाला, ये क्या काम करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये अगर यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन अगर आ रहा है तो इसे एनालॉग कर मतलब इसको ये अगर आया तो H+ को रोकता है रिलीज होने से, इसीलिए हम लोग ये प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग देते हैं, क्योंकि ये आएगा तो रोकेगा। जब आ रहा है तो ये नॉर्मली इसका काम ही ऐसा है कि
ये रोकता है एसिड सिक्रेशन को। सो बस अब हमें ड्रग जानना है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो हमारा क्लियर हो ही गया। ड्रग इसका क्या है, रानिटिडिन, फॉर्मिटिडिन, सिमेटिडिन। इसको हम लोग 400 mg BD देंगे। मतलब डोज का आपको याद ही रखना होगा, और यहाँ 20 mg फॉर्मिटिडिन को देना होता है और इसको 400 mg। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि जो H2 रिसेप्टर था उसे ही ब्लॉक कर देगा। पैराइटल सेल का जो H2 रिसेप्टर है अगर वो ब्लॉक हो गया तो एसिड का सिक्रेशन इससे कम हो जाता है। इंडिकेशन क्या है कि पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए ये GERD, प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रेस अल्सर, या फिर जॉलिंगर ये जो एल्सन सिंड्रोम है इसे भी ठीक करते हैं। एसिड इसमें ज़्यादा होने की कंडीशन रहती है। देखना चाहते हो गूगल कर लीजिएगा, या फिर GI वाला जो वीडियो है वहाँ देखिएगा। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर नेक्स्ट। वैसे मैं आपको साइड इफेक्ट भी एक ही साथ बता देती हूँ ड्रग का, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो हम लोग H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का ये साइड इफेक्ट अगर देखें तो हेडेक और डिजनेस देखने को मिल सकता है। एडवर्स इफेक्ट देखें लॉन्ग टर्म में बेसिकली जो कन्फ्यूजन, रीनल एंड हेपेटिक फेलियर, क्योंकि वो सीधा उसको अफेक्ट करता है। अब देखिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन, क्योंकि हेपेटिक फेलियर ये करवा सकता है, और यही मेल में गायनेकोमेस्टिया इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि MCQ कॉम्पिटिटिव में पूछता है, यूनिवर्सिटी में नहीं पूछने वाला। सो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कब हो जाएगा? हाइपर सेंसिटिविटी तो सब में कॉमन है। जिस ड्रग से हाइपर सेंसिटिविटी हो रहा है उसे नेक्स्ट टाइम क्यों यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन कॉमन पॉइंट है। ये सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट है, क्योंकि ये रीनल को फेल करवा रहा है, तो नॉर्मल हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। टॉक्सिसिटी अगर ज़्यादा आप दे रहे हो तो सीनस टॉक्सिसिटी करेगा एंड साथ ही साथ रीनल फेलियर कर सकता है, क्योंकि यही इसका साइड इफेक्ट है। अब हम लोग सेकंड देख लेते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इसमें देखिएगा ये डीन वाले आ रहे हैं, कॉमन ऐसे ही याद रखा जाता है, और एक दो बार आपको याद करना ही होगा अच्छे से देखने के लिए। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में ये पैराजोल वाला आता है कि ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल एंड इसमोप्राजोल। रूट ये सब देख लीजिएगा। और ये ड्रग ऑफ चॉइस है, मतलब अगर हमें पेप्टिक अल्सर के देखे या फिर गैस्ट्रिक GERD वाला देखे, PUD, ये सब में ये जो है ड्रग ऑफ चॉइस है, क्योंकि नॉर्मली मेन ही चीज़ को, फाइनल स्टेप को ही आप जो ये आ रहा था उसी को आपने अगर ब्लॉक कर दिया तो फिर कौन ही है, यहाँ ही ब्लॉक कर देंगे तो फिर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सो बस वही हम लोग देख रहे हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो वही जो प्रोटॉन पंप वाला ये H और K वाला जो चैनल था उसको ये फाइनल स्टेप है ये ब्लॉक कर देता है। ये ड्रग ऑफ चॉइस H. पाइलोरी या फिर जो भी हो, इन सब में पेप्टिक अल्सर डिजीज हो या फिर GERD या फिर जॉलिंगर एल्सर, सब के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। इसका साइड इफेक्ट क्या है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का हेडेक, नॉजिया, एब्डोमिनल पेन, डायरिया ये सब करवा सकता है। वही B12 डिफिशियंसी इसमें मेन है कि देखने को मिलेगी, क्योंकि एसिड के साथ ही इसका बाइंडिंग ये सब होता है। तो अगर आपने बहुत ही ज़्यादा बहुत लंबे समय से अगर इसको कम रखेंगे तो B12 डिफिशियंसी हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस, कोलेस्ट्रिडियम डिफिशियंसी, ये सब इसका एडवर्स इफेक्ट है लंबे समय से आप यूज़ करते हो तो। प्रेगनेंसी एंड लीवर डिजीज ये सब में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, नहीं देना होता है, बच्चे को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एंटीकोलिनर्जिक। तो इसमें पिरेनेजेपिन, जो कि यूरोप में पेप्टिक अल्सर में सबसे ज़्यादा इसी को यूज किया जाता है, बट इधर तो नहीं। और नेक्स्ट आता है टेलेजेपिन, नहीं भी रखते हो, दो के बारे में भी पेप्टिक, क्योंकि 5 मार्क्स में, 10 मार्क्स में पूछते हैं तो सबके बारे में लिखिएगा। वैसे क्लास सब लिख दीजिएगा, ये सब क्लास है और इसके अंदर ड्रग है, तो क्लास लिख देते हो और ड्रग एक ही 2 के बारे में लिखते हो तो काम चलेगा। एंटीकोलिनर्जिक का ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो जो M3 था ये हमारा स्टमक में, उसको ये ब्लॉक कर देगा जहाँ पे ACH बाइंड हो रहा था। तो होपफुली आपका क्लियर हो रहा होगा। बहुत लोगों का मैसेज आता है, मैम आप अच्छे से वीडियो दिखाते नहीं हो। सो इतना मेरे पास प्रेशर हो जाता है। आप बताओ, मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है तो आपको समझ में आता है, मैं पार्ट बाय पार्ट करके डालूँ या फिर वन शॉट ही चाहिए, ये सब कुछ नहीं बताते हो आप। जो भी मैं खुद से ही करती हूँ और प्रेशर मेरे ऊपर ज़्यादा होता है और आप लोग को प्रॉब्लम हो जाती है। और मेरा मेन गोल है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे से आप पढ़ो, याद करो और एग्ज़ाम दो, और एग्ज़ाम में फोड़ो और यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा मार्क्स लाओ। हो सके तो जब आपका अच्छा रिजल्ट आता है तो मेरे पास व्हाट्सएप पे शेयर भी कर देना, हमें खुशी मिलती है कि चलो आपका रिजल्ट आया, क्योंकि मेन इसीलिए तो मैं कर रही हूँ। सो ये इसका देख लेते हैं, इसको ये ब्लॉक किया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पहले हम लोग देख लिए। और इंडिकेशन क्या है, कब यूज करेंगे, हमें जब एसिड का सिक्रेशन कम करवाना हो। बेसिकली पूरी तरह से ब्लॉक नहीं करेगा, बट कम करवाने में ये भी हेल्पफुल रहेगा। ये इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, ड्राई माउथ हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है ना एंटीकोलिनर्जिक पैरासिम्पैथेटिक काम क्या करता है, कोलिनर्जिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब एंटीकोलिनर्जिक है, मैं जिसके पैरासिम्पैथेटिक को रोक रहा है। पैरासिम्पैथेटिक का काम क्या था, सलाइवा को, सिक्रेशन को इन्हांस करवाता है, बट इसको दे रहे हैं तो सलाइवा
कहाँ से सीक्रेट होगी, ड्राई माउथ तो होगा। अगर नेक्स्ट देखें तो ब्लर विजन हो सकती है क्योंकि आई में इसका जो एक्शन है वो कमेगा। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का नॉर्मली आपको काम पता हो तो इस वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। यूरिनरी का रिलैक्सेशन वहाँ पे करवाता है तो ये रिटेंशन करवा देगा क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक है। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक का देखें तो जीआई से रिलेटेड या फिर यूरिनरी से सबको रिलैक्स करवाता है, बट यहाँ पे इसके उल्टा काम करवा रहे हैं। तो ये सब साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट तो देखने को मिलेगा लंबे समय से आप यूज़ करते हो तो। कॉन्ट्राइंडिकेटेड कहाँ है, ग्लोकोमा में ऐसे ही ये ज़्यादा है और फिर से आप दोगे तो कंडीशन ख़राब करेगा। प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी में नहीं देना। अगर इसका नहीं पता हो तो वीडियो बड़ा हो रहा है, जब मैं आपको कोलिनर्जिक एंटीकोलिनर्जिक जहाँ भी बताऊंगी वहाँ बता दूंगी, और वहाँ अगर आप उसे पढ़ ले तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। टॉक्सिसिटी मतलब अगर इसे बहुत ज़्यादा दे दे डोज में तो टॉक्सिसिटी में क्या देखने को मिलेगा, टैकीकार्डिया करवा सकता है। टैकीकार्डिया क्यों करवाएगा, पैरासिम्पैथेटिक जो है वो हार्ट रेट को कम करवाता है, बट आप इसके अगेंस्ट दे रहे हो तो हार्ट रेट को ज़्यादा करवा देगा। अब इतना आप टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो टैकीकार्डिया तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हाइपर परेक्शिया, डिलीरियम, ये सब एक करवा सकता है। नेक्स्ट ड्रग हम लोग देख लेते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, जो कि लास्ट वाला हमारा था। ये जो है वो मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन को हम लोग ये वाले रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं कर रहे हैं इसके जैसा, क्योंकि ये आएगा ना तो उसके सिक्रेशन को, एसिड के सिक्रेशन को कम ही कर देता है। सो इसीलिए एनालॉग देते हैं। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मिजोप्रोस्टॉल आपको याद रखना है। इसके बारे में आगे भी आप पढ़ोगे तो बहुत सारे ड्रग आएंगे। इस यहाँ पे बस आप एक ही जानिए, मिमिक नेचुरल PGI2 इनहिबिट एसिड सिक्रेशन और बाइकार्बोनेट लेवल को ज़्यादा करवा देता है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में पढ़ेंगे तो ये सब आपका क्लियर हो जाएगा। अभी आप इतना ही देखिए। स्पेसिफिकली फॉर प्रिवेंटिंग नसैड इंड्यूस्ड गैस्ट्रिक अल्सर, हमें पता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे साइड इफेक्ट में यही रहता है कि हमें देखने को मिलता है ये पेप्टिक अल्सर। तो उस टाइप के नसैड के वजह से अगर हुई है तो वहाँ पे कम करो। क्यों यहाँ पे मतलब ये क्यों पेप्टिक अल्सर करवाता है, जब इसको पढ़ाऊंगी तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। एग्जाम आप जब दोगे तो सब पढ़ के ही जाना है। सो क्योंकि अब वन शॉट में करवाना है तो हमें टाइम तो बचाना होगा, सो समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन का साइड इफेक्ट देखें तो एब्डोमिनल क्रैम्प आ सकता है। अगर एडवर्स इफेक्ट देखें तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन ऐसे भी कॉन्ट्रैक्शन को ज़्यादा करवा देता है, तो ये ज़्यादा दोगे तो कॉन्ट्रैक्शन तो ज़्यादा करवा ही देगा। प्रेगनेंसी एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेटेड कॉज एबॉर्शन, क्योंकि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ही करवाता है। तो प्रेगनेंसी में अगर आप दे दोगे, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हुई तो फिटस बाहर चला जाएगा ना, तो इसीलिए ये वहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। सीवियर जीए डिस्ट्रेस एंड हाइपोटेंशन, अगर आपने ज़्यादा एक दे दिया तो ये करवा सकता है। नेक्स्ट आता है अल्सर प्रोटेक्टिव। सो ये देखिए, आपको यहाँ पे जो चीज़ें भी करनी थी, लाइक जहाँ से मैकेनिज्म को आपने रोका, जहाँ से एसिड सिक्रेट हो रही है उसी को आपने रोक दिया। बट अब हमें क्या करना है, अल्सर हो चुकी है तो उसको भी प्रोटेक्ट करना होगा अच्छे से ठीक करने के लिए। तो उसके लिए हमें बिस्मथ कंपाउंड, ये सुक्राल्फेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पढ़ाई तो वहाँ बताई थी कि प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। जहाँ पे अल्सर है वहाँ पे जाके मतलब ऐसा समझो कि पहले था ना, या फिर आपका दीवार फूटने वाला है, या फिर वहाँ पे खरोच आ चुकी है तो ऊपर से जो आप सीमेंट लगाते हो उस तरह से काम करेगा। 1 ग्राम 1 आवर बिफोर 3 मेजर मील्स एंड एट बेड टाइम। इसका डोज सब आप देख सकते हो। सारा का नहीं याद रखना क्योंकि नहीं याद हो पाता है, बट जितना आप याद रख सकते हो जो इंपॉर्टेंट है मैं लिख दी हूँ। ये करता क्या है, प्रोटेक्टिव वेरियर कोटिंग कर देता है, जहाँ पे अल्सर हो रखी है उसको कोट कर देगा, ऐसे इस तरह से। प्रोफाइलेक्सिस कहाँ पे यूज होता है, मतलब अब स्ट्रेस अल्सर ये सब मेरे सीनियर को खुद था। गैस्ट्राइटिस की कंडीशन आप देखो कि एसियल ज़्यादा होने की वजह से देखने को मिलता है, तो उसे बचाने के लिए, फिर स्ट्रेस वाले अल्सर उसकी वजह से वेगस स्टिमुलेट होगा। इसी पहले ही वहाँ मैं पैथोफिजियोलॉजी पढ़ा के हूँ तो वहाँ पे ये हेल्पफुल होता है। पाइल रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस अब वो आ जाएगा। तो इस कंडीशन में देखिए बाइल की वजह से हो रहा है, तो बाइल की वजह से हो रहा है तो आप इसको कितना भी बंद कर दीजिए, हमें बाइल को रोकना होगा। तो बाइल को रोकने के लिए डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं कि बाइल जो आके अल्सर करवा रहा है वहाँ पे ऐसा लेयर चढ़ा दे कि इसका इफेक्ट ही ना रहे। तो यहाँ पे हम लोग बिस्मथ या फिर इसको यूज़ करेंगे। इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, डायरिया, नॉजिया, इंडाइजेशन देखने को मिलती है। एडवर्स इफेक्ट लंबे समय से अगर यूज करते ही आ रहे हो तो क्या हो सकता है, बिस्मथ कैन कॉज ब्लैक टंग, स्टूल, सब देखने को मिलता है। अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन देखें तो रीनल फेलियर में नहीं देना होता है क्योंकि इसके अंदर जो है वो एल्युमिनियम होती है और एल्युमिनियम
एक्यूमुलेट होने की चांस होती है। तो कंपोजिशन हम लोग डायरेक्टली तो नहीं पढ़ रहे हैं, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमें पढ़ना है, और इसीलिए आईएनसी दिया भी है ताकि आप नॉर्मल, अगर एल्युमिनियम ऐसे ही जान जाओगे तो नहीं समझ में आएगी, लेकिन अगर आप जानते हो कंपोजिशन इसके अंदर होती है ड्रग के अंदर, जिसकी वजह से ये एक्यूमुलेट होगा, तो ये इसलिए रिनल फेलियर में हमें नहीं देना होता। क्योंकि एल्युमिनियम ज़्यादा है तो टॉक्सिसिटी, मतलब अगर आप ज़्यादा डोज दे देते हो तो टॉक्सिसिटी में वही होगा, एल्युमिनियम की टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम लोग देखें तो अब हमें और क्या कर सकते हैं, तो एंटी एच पाइलोरी ड्रग दे सकते हैं, जैसे कि एमॉक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, मतलब बी बैक्टीरिया वाले रोकने के लिए। इन लोग क्या करेगा, इरेडिकेट कर देगा एच पाइलोरी बैक्टीरिया को, जिसकी वजह से जो ये नॉर्मली तो मैं आपको पैथोफिजियोलॉजी इस तरह से बता ही दी हूँ कि ये कर क्या रहा है कि सोमैटोस्टैटिन को इनहिबिट कर रहा है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिन को रोक नहीं रहा है, जिसकी वजह से एसिड ज़्यादा हो रहा है। बट हम लोग एच पाइलोरी को हटा दें तो फिर सोमैटोस्टैटिन अच्छे अमाउंट में आएगा, गैस्ट्रिन को फिर ये जितना चाहिए उतना ही लाएगा, क्योंकि गैस्ट्रिन आ रहा है तभी यहाँ से हिस्टामिन आ रहा है, और पोटेंट बन के इन लोग तीनों जाके यहाँ से एसिड को रिलीज करवा रहा है, तो यहाँ ही रोक दे तो काम चलेगा। सो बस इतना ही। अगर इसका साइड इफेक्ट देखें तो डायरिया, नॉजिया, वोमिटिंग करवा सकता है। वही एडवर्स इफेक्ट में अब हमें पता है कि इन लोग करवाता क्या है ऐसे ड्रग। एलर्जिक रिएक्शन कॉमन है, आगे भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, आपके इस जो फार्माकोलॉजी वॉल्यूम है 1 है उसमें लास्ट में आएगा। अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन देखें तो मतलब पेनिसिलिन एलर्जी कंडीशन में नहीं देंगे, हाइपर सेंसिटिविटी सब आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लीवर को जाके अफेक्ट करता है तो लीवर डिसफंक्शन में नहीं देंगे। ऑटोटॉक्सिसिटी करवाता है, अगर टॉक्सिसिटी देखें, अगर ज़्यादा डोज में दे दोगे तो ये ईयर में, मतलब ये उससे रिलेटेड टॉक्सिसिटी करवाता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी करवाता है। सो ये इसका नॉर्मल बातें हैं, 102 बार पढ़िएगा, उतना भी नहीं है। नॉर्मली जो मैं यहाँ बताई हूँ, जिनको नहीं समझ में दोबारा से आप वीडियो देखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है, और ये ड्रग भी इंपॉर्टेंट है, तो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। सो या बस अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सिलेबस का भी बात मान लेते हैं। ड्रग इंट्रैक्शन हमें देखना है, और एक नर्सेस के लिए ये भी इंपॉर्टेंट होता है, सो उसे देख लेते हैं। पीपीआई में डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कीटोकोनाजोल, आयरन सॉल्ट एंड डाइजोक्सिन, इसके एब्जॉर्प्शन को ये डिक्रीज करवा सकता है, सो ध्यान रखिएगा। ऐसे तो एग्जाम टाइम पे याद नहीं रहता, बट जितना आप याद कर सकते हो, और जिनको स्पीड मेंटेन नहीं हो पा रही है, नोट्स आप नहीं बना रहे हो, तो डोंट वरी, क्योंकि आई नो कि मैं आपके सामने सारा लिख के ला रही हूँ और ऐसे बताते जा रही हूँ, तो लिखना आपके लिए थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम। सो ऐसा भी मैं नहीं इस बार बोलूँगी, फार्माकोलॉजी तो कि आप लिखिए मत, बस इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखिए। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, जैसे जितना भी सिलेबस का है सभी चीज़ें मिलेगी, उसमें एक्स्ट्रा फीचर भी रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, 10 ईयर PYQ, जिससे मतलब ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो सब आप देख के ही आपके अंदर खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगी। नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आप लिंक के थ्रू भी जा सकते हैं, या फिर नंबर शो हो रहा होगा उसके थ्रू। नेक्स्ट इंट्रैक्शन अगर देखें तो पीपीआई में इन्हांस द इफेक्ट ऑफ वारफेरिन, फिनिटोइन, कार्बामेजाफिन, इट इज इनहिबिट द ऑक्सीडेशन ऑफ दिस ड्रग, जिसकी वजह से इसके इफेक्ट जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। क्लिथ्रोमाइसिन इंक्रीज द प्लाज्मा लेवल, इंपॉर्टेंट है। सो ये रेबेप्राजोल और ओमेप्राजोल बाय इनहिबिटिंग द मेटाबॉलिज्म। सो अगर आप जैसे कि इसके वजह से प्रॉब्लम हुई है, तो ये नॉर्मल बात होती है कि आप एंटीबायोटिक भी दे रहे हो और ये सब भी दे रहे हो, तो अगर इसको देते हो तो ध्यान रखिएगा कि क्लिथ्रोमाइसिन इसके मेटाबॉलिज्म, अभी मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो नॉर्मली प्लाज्मा में ज़्यादा रहेगा। सो ये सब आपको पता होना चाहिए, तो डॉक्टर ये सब ज़्यादा देखते हैं, बट हमें भी कुछ कुछ पता होना चाहिए। मेट्रोनिडाजोल कॉजेज डाइसल्फर लाइक रिएक्शन, जब भी आप एल्कोहल के साथ यूज़ करते हो तो इससे भी ये सब चीज़ें भी ध्यान रखना कि इंट्रैक्शन हो सकती है। और इंट्रैक्शन सिर्फ ड्रग के साथ नहीं था, सबस्टांस के साथ भी था, कि ड्रग के साथ कौन सी सबस्टांस को लेने से या तो ड्रग की काम को ज़्यादा करवा दे या फिर कोई कम करवा रहा है, तो वो सब आपको पता हो सके, जो कम करवा रहा है उसको आप रोकेंगे। आपका रोल क्या है, तो बेसलाइन असेसमेंट करना है। जब भी ऐसे लिखते हो तो फूल पत्ती चार्ट बनाना, जो कि नोट्स में ऐसे भी मैं इंक्लूड करती हूँ, क्योंकि ये अच्छा प्रभाव डालता है और यही आपको मतलब भीड़ से अलग करेगा। ऑब्टेन कंप्लीट मेडिकल एंड पर्सनल हिस्ट्री रिलेटेड टू डिजीज प्रायर टू एडमिशन, ताकि वहाँ पे ही आपका हाइपर सेंसिटिविटी सब पता चल सके। असेसमेंट ड्यूरिंग एडमिनिस्टर, लाइक जब एडमिनिस्टर किया तो गैस्ट्रिक पेन हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, यूरिया ब्रेथ टेस्ट भी हमें देखना होता है। एच पाइलोरी से रिलेटेड जिनको नहीं पता ये क्या होता है, कैसे होता है और इसके क्यों इसे देखना है, आपको वहाँ से पता चल जाएगा पेप्टिक अल्सर से। इसी वीडियो में अगर डिस्क्राइब की तो वीडियो बहुत लंबा होगा, सो देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। टू इंश्योर द ड्रग थेराप्यूटिक इफेक्ट, साथ ही साथ आपको इंश्योर करते रहना है कि
जिसके लिए दिए हैं वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मिनिमाइज साइड इफ़ेक्ट, जितना हो सके साइड इफ़ेक्ट को कम करवाना है। आप कैसे कम करवाओगे? जैसे ही देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा ये वॉमिटिंग होने लगी या फिर गैस्ट्रिक पेन, ये सब पेन, स्टमक पेन है, तो डॉक्टर को बताइए। जितना जल्दी आप रिपोर्टेड करोगे प्रॉम्प्टली, उतना जल्दी ही उसको ठीक किया जाएगा। मॉनिटर पेशेंट लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन देखते रहना है, जैसे कि हम लोग एज यूरिया ये सब का देख रहे हैं, या फिर जो भी कंडीशन क्या हुई, या फिर जो इन्फेक्शियस कंडीशन है, एच पाइलोरी कमा कि नहीं कमा, तो ये भी वहाँ पे मॉनिटर करना होगा। मॉनिटर करेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि ड्रग काम कर रहा है, फिर दूसरा चेंज करना है। मॉनिटर एनी ड्रग इंड्यूस एडवर्स रिएक्शन, ये भी एडवर्स रिएक्शन को आप देखते रहिए, साथ साथ एजुकेट कीजिए कि ड्रग कितना लेना है, कैसे लेना है, कौन सी चीज़ें नहीं लेनी है। बस इतना ही ये इम्पॉर्टेंट था, और इसमें कुछ नहीं। आप क्लासिफिकेशन याद रखिएगा, दूसरा ड्रग याद रखिएगा, और मैकेनिज्म के लिए ये वाला चार्ट याद रखिएगा बस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं एंटी डायरियल। अब एंटी डायरियल में नॉर्मल, जैसे हम लोग सभी, जैसे कि इसमें दिया था कि आपको ये एंटीपेप्टिक सर सारे ड्रग के बारे में जानना है, बट आपको यहाँ पे सारे ड्रग के बारे में नहीं जानना है। वैसे आप तो तात्या करोगी कि चलो पढ़ना नहीं है, बस 2 ही ड्रग के बारे में जानना है, फ्यूराजोलिडोन और डाइसाइक्लोमिन। और इससे पहले हमें देखना है फूड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी, जो कि ORS के थ्रू हम लोग देखेंगे। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिपेशन हुआ, उसमें क्या था कि स्टूल में वाटर की अमाउंट बहुत कम हो गई थी, बट यहाँ पे डायरिया है जिसमें कि वाटर बहुत ज़्यादा रहता है, और पेरिस्टालसिस ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा ही स्टूल का इवैक्यूएशन होता है। सो क्या है? ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी, ये हम लोग देखते हैं। इसमें हमें नॉर्मल पता है कि इसमें हम लोग यूज करते हैं ओरल डिहाइड्रेशन। अच्छा, मुझे बहुत ही ज़्यादा जल्दी थी, लेकिन इससे पहले हम लोग देख लेते हैं डायरिया। वैसे तो आपको पता है क्योंकि आप एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पढ़ाई हूँ, फिर भी बता देती हूँ ताकि ट्रीटमेंट का आपको एटलीस्ट आइडिया रहे। सो डायरिया क्या है? फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ लिक्विड फेसेस रिजल्टिंग फ्रॉम द एंड इम्बैलेंस बिटवीन द सिक्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट। ये नॉर्मल सी बात है, सबको पता है। WHO बताया कि अगर 3 या फिर 3 टाइम से ज़्यादा अगर वाटर स्टूल आ रहा है तो उसे हम लोग डायरिया बोलेंगे। कॉजेज क्या है? तो इसीलिए ये मैं पढ़ाई कि इन्फेक्टिव होता है, ये सारे की वजह से हो सकता है। गट मोटिलिटी डिसऑर्डर लाइक कोलेरा, फूड टॉक्सिसिटी, ये सब की वजह से भी हो सकता है। इन्फ्लामेटरी बॉवल सिंड्रोम, माल एब्जॉर्प्शन ड्यू टू डिजीज, ये सब कंडीशन लीड करता है डायरिया। सिक्रेटरी ट्यूमर, GIT कार्सिनोमा ट्यूमर, ये सब भी लीड करता है डायरिया को। ट्रीटमेंट अप्रोच जानना इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके लिए आप करोगे क्या? माइल्ड के लिए हम लोग वही फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे सिलेबस में बोल रहा है उससे हम लोग यूज़ करते हैं, मेंटेनेंस फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जिससे कि आपको मतलब ये नॉर्मली अगर आप देखोगे, जैसे कि हम लोग ORS यूज़ करेंगे तो ये डायरिया के कॉज को तो ठीक नहीं करता, बट माइल्ड फॉर्म में है। तो डायरिया की वजह से देखने को क्या मिलता है कि हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट बहुत कम हो जाती है, तो हम लोग इसे देंगे तो फिर डायरिया का मेन कॉज नहीं ठीक कर रहा है, फिर भी हमें माइल्ड फॉर्म है तो ये एंटी डायरियल नहीं देना पड़ता है। बट अगर सीवियर फॉर्म में हो तो वहाँ पे आपको फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट देना होगा, साथ साथ एंटी मोटिलिटी ज़्यादा होने की वजह से डायरिया की कंडीशन होती है, सो उसे भी हमें कम करना होता है। साथ साथ अस्पाज्म बहुत ज़्यादा होती है, एंटी इफेक्टिव और इन्फेक्शन की वजह से हुई, तो वही हम लोग को एंटी इफेक्टिव ड्रग भी एजेंट भी देना होगा। बट हमारे सिलेबस में उतना नहीं जानना, सारे के बारे में नहीं जानना, ORT के बारे में जानना। तो चलिए उसके बारे में हम लोग देख। सबसे पहले जो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट था उसमें हम लोग ORS यूज़ करते हैं, और हमारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आपको ORT देखने को मिलेगा। और कई बार होता क्या है कि आप जानते हुए भी ORT का मतलब क्या होता है लिख के नहीं आते हो। सो ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी इसका मतलब होता है। सो ये है क्या? ORT जो है वो रिस्टोर करता है, मेंटेन करता है हाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट। हमारे सिलेबस में डायरेक्टली यही चीज़ें दिया हुआ है। सो हम लोग इसके थ्रू जो है वो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट की को मेंटेन करते हैं, pH को बैलेंस करते हैं। एक बात और, अगर ज़्यादा हो रही है, डायरिया की कंडीशन होती है, तो हमारे बॉडी में क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे, बट आप लोग नहीं बताते, मैं खुद ही बता देती हूँ। जब भी डायरिया होती है तो इलेक्ट्रोलाइट बॉडी से ज़्यादा बाहर चली जाती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में एसिड बचता है, तो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन होती है। सो वही pH को बैलेंस करने के लिए ये सब इलेक्ट्रोलाइट दे के हम लोग करते हैं।
जो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी है उसमें NaCl ग्लूकोज एंड वाटर होती है। इन द इलियम ग्लूकोज इन्हांस करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। हमें पता है जब मैं आपको कार्बोहाइड्रेट वाला बताई थी तो यहाँ पे सोडियम और ग्लूकोज का जो चैनल है, सोडियम जाना ग्लूकोज, इस तरह से जो एब्जॉर्प्शन होता है तो उसके लिए वहाँ पे एक काम करता है। डज नॉट करेक्ट डायरिया, पहले ही बताई कि डायरिया ये करेक्ट नहीं करता है ORS, बस इसकी मतलब इसके वजह से जो हो रही है, रिहाइड्रेशन हो रहा है, एसिडी सबका डिस्टर्बेंस या फिर ग्लूकोज नहीं मिल रही, तो उसके लिए इफेक्टिव होता है। और उसको ठीक कर देंगे तो फिर हमें अदर ड्रग की भी ज़रूरत नहीं होता अगर माइल्ड फॉर्म में हो तो। ORT अगर देखें तो फ्लूइड लॉस ऑफ 5 से 10% बॉडी वेट का अगर 5 से 10% अगर कम हुआ है तो वहाँ पे हम लोग ORT मतलब ओरल देंगे रिहाइड्रेशन थेरेपी। अगर वही 10% है फिर उसे ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली KD त्रिपाठी में दिया हुआ है और एक क्वेश्चन आता है। सो अगर 10% से ज़्यादा फ्लूइड लॉस हुआ है तो वहाँ पे हमें IV रिहाइड्रेशन करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 10 ml पर kg पर आवर इम्पॉर्टेंट है ये MCQ के लिए। अब हम लोग देखते हैं रिहाइड्रेशन ORS जो कॉम्पोजिशन ये सब था इसके अंदर क्या रहती है। NaCl 2.6 ग्राम रहता है, इसे रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आपसे कोई भी पूछ सकता है और एग्जाम में भी आता है। KCl 1.5 ग्राम रहता है। ट्राइसोड सिट्रेट 2.9 ग्राम। वैसे तो इसका क्यों इतना रहता है रेशनली भी है, बट टाइम बहुत ज़्यादा होते रहा है तो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग तो हमें 2 आवर ही देता है, सो नहीं हम लोग उतना जा सकते। ग्लूकोज 13.5 ग्राम होता है। वाटर 1 लीटर। अगर आप लोगों को लगता है कि मैम मतलब अगर आपको चाहिए कि हमें और एक्सप्लेन करके बताइए तो जिन लोगों को चाहिए हमें मैसेज कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि आप सब जानिए। बट जिन लोगों को लगे कि मैम बहुत ही आप ज़्यादा पढ़ा रहे हो, इतना तो होगा नहीं हमारे लिए काम, तो ठीक है फिर मैं चलूँगी, इससे भी कम शॉर्ट ला सकती हूँ। सो इसका कंसनट्रेशन अगर देखें तो सोडियम का 25 मिली मोल रहता है, पोटेशियम का 20, वही ये क्लोरीन का 25, सिट्रेट का 10 और ग्लूकोज का एज इट इज़ याद रखना होगा, WHO ये दिया है, सो इम्पॉर्टेंट है। टोटल ऑस्मोलाइटिस में 25 ml ये होता है। ये भी डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है क्यों होता है क्या, उतना डीप में मैं नहीं जा सकती, वैसे आप KD त्रिपाठी का बुक पढ़ोगे वहाँ पे आपको मिल जाएगी। सिंपल है, इफेक्टिव है ORS, चीप है, रैपिडली एडमिनिस्टर हो जाता है और ये इफेक्टिव भी देखने को मिलता है। सो ORS के बारे में या फिर ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट आए तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐसा सब चीज़ें लिख सकते हो, इसे तो नहीं छोड़िएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं होममेड ORS। जब घर में ORS अवेलेबल नहीं हो तो हम लोग क्या कर सकते हो, और आप एक नर्स हो, मेडिकल स्टूडेंट हो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 ग्राम सॉल्ट लीजिए, 20 ग्राम शुगर लीजिए और 1 लीटर वाटर लीजिए, ये काम करेगा, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। क्योंकि इससे सोडियम मिल जाएगा और शुगर से हमें ग्लूकोज जो कम हो रही है वो रहेगा, और वाटर तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि वाटर बॉडी से बहुत लॉस हो गया है तो हाइड्रेशन चाहिए। ये सब जो है वो 1 लीटर वाटर के लिए है, मीन्स कि एक ORS का पैकेट देख रहे हो जो कि हमें 1 लीटर में घोलना होता है तो उसमें ये कॉम्पोजिशन होती है, कंटेंट होता है। अब अगर नेक्स्ट देखें कि हम ORS से नहीं ठीक करेंगे फिर सीवियर फॉर्म में है तो हमें क्लासिफिकेशन देखना होता है, जिसके अंदर मोटिलिटी को कम करना, स्पाज्म को कम करने वाला एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग, इन्फेक्शन जो हुई है उसे कम करने वाला, या फिर एडजॉर्बेंट जिसके अंदर ये सारी चीज़ आता है। हम लोग नहीं देखेंगे, हालांकि मैं लिखी थी और क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, हमें नॉर्मल भी नॉलेज होना चाहिए, बट एग्जाम में नहीं पूछेगा तो वन शॉट में इसे कवर करना हमें नहीं लगता है कि ठीक है वीडियो ऐसे ही बड़ा हो जाएगा। सो ये मैं नोट्स में मतलब दे दूँगी, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो हमें सिर्फ जानना है ये फ्यूराजोलिडोन और डाइसाइक्लोमिन। सो चलिए देखते हैं ये पहले देखेंगे हम लोग फ्यूराजोलिडोन को डायरिया में यूज़ करना। सो इसका कॉम्पोजिशन आप करते रहोगे। सो मैंने गूगल से लिया बेसिकली, और ऐसे भी आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक लो, KD त्रिपाठी लो, या फिर जितने भी नए बुक आए हैं, मैंने किसी का नहीं देखा कि ऐसे रैंडमली आपको कॉम्पोजिशन दिया हुआ है। सो या मैंने गूगल से लिया है, वैसे ये साइट से लिया था, ये साइट का भी मैं नाम कहीं पे लिखी थी, मतलब आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सब सेंसिटिव होता है तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि अगर गलतियाँ हुई तो आपको पता होना चाहिए कि मैं आपको कंटेंट दी हूँ कहाँ से। और नहीं याद रखिएगा, मैं तो बोलूँगी कि नहीं याद रखिएगा, बट आइंसे दिया तो आप रख सकते हैं कि इसमें मेन जो कोर केमिकल कॉम्पोज है, मतलब इसके अंदर जो मेन है वो 3 नाइट्रो फरफ्यूरिलिडीन अमाइनो 2 ऑक्साजोलिनोन। बेसिकली बहुत हार्ड है, नहीं याद रह पाता। एक्शन क्या है इसका, ट्रीटिंग डायरिया ट्रिगर बाय बैक्टीरियल एंड प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। ये जो है वो
अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, देखिए आईएनसी बहुत अच्छे सोचा समझा है। हमारा क्या काम है, मतलब डायरिया ज़्यादातर क्यों हो रहा है, ये उसमें जो कंडीशन देखने को मिलती है तो ORS हमें यूज़ करना होता है, तो वो हमें बोला कि पढ़ो आप। इसके बाद इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, तो उससे भी 2 ड्रग के बारे में दे दिया। और क्योंकि अब एक ड्रग दिया है तो हम लोग जो जो बोला है सब चीज़ें देख लेंगे। रूट इसका ओरली होता है। इफेक्टिव अगेंस्ट मेजॉरिटी ऑफ GI ट्रैक्ट पैथोजन इंक्लूडिंग जैसे कि साल्मोनेला, इकोलाई, सीजेला, कोलिस्ट्रीडियम परफ्यूजन, स्टेफाइलोकोकाई, जो माइक्रोबायोलॉजी जो पढ़ाई थी तो ये सब में बताई थी कि इन लोग डायरिया कॉज करता है। सो इनकी वजह से अगर डायरिया हुआ है तो ये हम लोग जो फ्यूराजोलिडोन है उसे यूज कर सकते हैं। डोज इसका क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, CHO में इसे यूज़ किया जाता है। सो एडल्ट के लिए 100 mg 4 टाइम, एक दिन में 4 टाइम देना होगा। एडल्ट के लिए चिल्ड्रन के लिए 1.2 mg पर kg बोट, मतलब 1 kg के जितना kg के हिसाब से उस तरह से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अगर पर kg के हिसाब से देखें तो 1.25 होता है। बिलो 1 मंथ के लिए इस ड्रग रिकमेंडेड नहीं किया जाता है, तो कंट्राइंडिकेटेड में आप ये न्यूनेटल को लिख भी सकते हो। साइड इफेक्ट इसका क्या होगा, कन्वर्जन, ट्रीमर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस, पेरिफेरल न्यूराइटिस, ये सब इसमें कॉमन साइड इफेक्ट है, देखने को मिलता है। लास्ट हमें देखना है डाइसाइक्लोमिन इन डायरिया। तो कॉम्पोजिशन इसका क्या होता है, डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड यहाँ पे होगा, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। सो ये इसका मेन कॉम्पोजिशन है, और भी इन एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है लेकिन मेन हम लोग देखेंगे। एक्शन अगर देखें तो एलिवेटिंग ये यहाँ पे कट है, मसल अस्पाज इन गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, अस्पाज डायरिया में देखने को मिलती है तो उस कंडीशन में ये हेल्पफुल रहेगा। इनहिबिट करता है बाइंडिंग ऑफ एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन, और एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट दिखाता है। हमें पता है कि जो कोलिनर्जिक मीन्स कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी के, मतलब ये ज़्यादा स्टिमुलेट है, फिर जो भी कहिए, मतलब इसका क्या काम है कि ये GI मोटिलिटी को इन्हांस करवाता है। अगर हम लोग इसके उल्टा देंगे मीन्स कि एंटीकोलिनर्जिक देंगे जो कि पैरासिम्पैथेटिक के अगेंस्ट काम करे, तो वो मोटिलिटी को डिक्रीज करवाएगा। हमें करवाना ही यही है, तो यहाँ पे ये डाइसाइक्लोमिन हेल्पफुल होता है। इंडिकेशन अगर देखें तो ट्रीट करता है एब्डोमिनल कोलिक एंड पेन एसोसिएटेड विद डायरिया, जैसे कि अकरिंग इन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो इसमें ये यूजफुल होता है। रूट अगर देखें तो ओरल और IM। डोजेज अगर देखें तो ओरल में इनिशियल 10 से 24 टाइम में दे, और वही मैक्सिमम आप 20 से 40 भी दे सकते हो, नीडेड के अकॉर्डिंग देना होता है, मतलब नीड उसका कैसा है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं IM इंजेक्शन, जो कि 10 से 20 mg 4 टाइम डे देना रहता है। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ होगा, क्योंकि हमें पता है कि एंटीकोलिनर्जिक की तरह तो ग्लूकोमा में नहीं देंगे, सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी नहीं देंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव न्यूरोपैथी हो तो भी नहीं देंगे, मिस्थेनिया ग्रेविस में भी ऐसे ही कम है, और भी आप कम करोगे तो कंडीशन वर्स होगा। रिफ्लक्स, एसोफेजाइटिस, ये सब में नहीं देंगे। ये सब हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। सो बस यही था हमारा। इन सब का नोट सबको व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा। फीचर में पहले ही बता दी हूँ, जितना भी टॉपिक है सबका अकॉर्डिंग टू INC सिलेबस है। 80-20 का मतलब 20% क्वेश्चन 80% हमें मार्क्स दिलवाते हैं। सो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो आते कहाँ से है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से। सो लेटेस्ट पेपर है 10 ईयर का, जब से सेमेस्टर एग्जाम हुआ है, तो वो सब वहाँ आपको मिल जाएगा। अगर आप मतलब वो पेड है बट एफोर्डेबल है, अगर आप लेना चाहते हो तो नंबर शो हो रहा होगा, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे जा सकते हो। और वो यूनिवर्सिटी के लिए ही बनाया गया। सो या वो था हमारा नोट्स के बारे में। वीडियो कैसा लगा, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें अभी तक जो मैंने देखा है, इमेटिक और एंटीमेटिक 5 मार्क्स में पूछा हुआ है। लिखना कैसे है, इसका क्लासिफिकेशन लिखिएगा, 2-4 ड्रग याद रखिएगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक कैसे जो है वो काम कर रहा है, वो फिगर के थ्रू आप इस तरह से दिखा दीजिएगा। अपना रोल ज़रूर लिखिएगा। इसके बाद एंटासिड और एंटीपेप्टिक अल्सर भी पूछा हुआ है। कभी कभी तो एंटीपेप्टिक आपसे ट्रेड मार्क्स में पूछ सकता है। सो या इतना लिखना, और एंटी डायरियल में ORT आपसे पूछ सकता है, बस इतना ही इसमें इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड टुडे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको इसी तरह से वीडियो चाहिए, या फिर मैं मतलब आपके लिए हेक्टिक हो रहा है तो पार्ट बाय पार्ट करके दूँ, क्योंकि अभी मेरा गला सूख रहा है। और बट ठीक है, अब क्योंकि लास्ट है तो मैं तो अभी थोड़ा सा रेस्ट ले ही लूँगी। बट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।